डेली एपिसोड देते रहेंगे और स्ट्रीम भी करते हैं, उस पर बहुत कम एपिसोड आते हैं। बाकी इसी चैनल पे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। बने रहिए। और हमारे एप्लीकेशन को कुछ टाइम लग रहा है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे और ऑलमोस्ट सब रेडी है। बस बिलिंग का अप्रूवल के लिए डाला हुआ है, उसका अप्रूव होते ही आपको लिंक दूंगा। बाकी सारा कुछ काम फिनिश हो चुके हैं। इसके ख़त्म होते ही आपको पूरा प्रॉपर एपिसोड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम पे है, वीपीएन लगा के यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ताकि कभी चैनल को कुछ हो जाए आप लोगों को मिल जाए हमारा कंटेंट डिटेल्स और सब कुछ। उसने दूसरा तरीका आजमाने का निश्चय किया। उसने डिवाइन सेंस ब्लेड बुलाया, सोचा कि पहले की तरह इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही डिवाइन सेंस ब्लेड निकली, उसने तुरंत गोल्डन बैरियर को सक्रिय कर दिया और एक चमक के साथ आरव फिर से सील हो गया। ये तरीका भी असफल रहा। आरव ने बिना देर किए ट्रू एसेंस चलाकर शरीर में मौजूद सुनहरी ऊर्जा को फिर से रिफाइन किया। इस अब्जॉर्प्शन के बाद यद्यपि ट्रू एसेंस कुछ बढ़ी, लेकिन फिर से लेवल बढ़ाने से वह अभी काफ़ी दूर था। स्पष्ट था कि कल्टिवेशन जितनी बढ़ती जाती है, उतनी ही इस गोल्डन एनर्जी की मांग भी बढ़ती जाती है। अब क्या किया जाए? आरव उस विशाल सुनहरी ढाल को घूरते हुए सोच में पड़ गया। काउंटर अटैक के बाद सील हुई ऊर्जा शायद पूरी गोल्डन लाइट का 10,000वां हिस्सा भी नहीं थी, और बैरियर में कमजोरी का कोई संकेत नहीं था। अगर इसी तरह अब्जॉर्ब करते रहे तो पता नहीं कब तक लगेगा। अर्थ वापसी का समय नज़दीक आ रहा था, और वे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उसके सामने मौजूद ये गोल्डन बैरियर उसके लिए एक अद्भुत टॉनिक था। अगर वह लिटिल वन को बुलाकर कर्स तोड़ भी दे तो भले ही सफलता मिल जाए, ये बहुत बड़ा अपव्यय होगा। सत्येंद्र, जो इन बातों से अनजान था, पास आया और बोला, छोटे, क्या तुम भी इसे नहीं तोड़ सकते? आरव ने कहा, यहाँ का बैरियर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और मेरी कल्टिवेशन अभी कमज़ोर है, मैं इसे बिल्कुल भी रिफाइन नहीं कर सकता। जिस तरह आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही पहले पर्याप्त पानी होना ज़रूरी है, वरना समुद्र में एक बूंद डालना बिल्कुल बेकार है। जीनैट ने पूछा, क्या कोई और तरीका नहीं है? आरव ने कहा, सबसे अच्छा तरीका यही है कि कल्टिवेशन को तेज़ी से बढ़ाया जाए। अगर ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंचा जा सके तो शायद तब इसे आजमाया जा सकता है। आखिरकार आरव ने लिटिल वन के अस्तित्व का खुलासा नहीं किया। उसे अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए अपार संसाधनों की ज़रूरत थी, और हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तक बेअसर हो चुके थे। ऐसी स्थिति में सामने मौजूद ये गोल्डन लाइट शील्ड साफ तौर पर एक बहुत बड़ा अवसर था, जिसे यूं ही बर्बाद करना मुश्किल था। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक कि सत्येंद्र भी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। महायाना स्टेज से ट्रिब्यूलेशन स्टेज तक पहुंचने में कई दशक, बल्कि कई 100 साल भी लग सकते हैं। ये समय बहुत ज़्यादा है। जीनैट ने आह भरी, लगता है यहीं तक बात खत्म हो गई। बस यही उम्मीद है कि इमॉर्टल रेल्म में असेंड करने से पहले मैं अंदर का रहस्य देख सकूं। बाकी सभी ने भी सिर हिला दिया, उनके चेहरों पर निराशा साफ थी। अब इस गोल्डन लाइट बैरियर को तोड़ने की क्षमता सिर्फ आरव में ही थी, दूसरों में तो आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी। अगर सील हो गए तो मुसीबत खड़ी हो जाती। आरव, शायद मेरे पास एक तरीका है। अचानक एक आवाज़ गूंजी। सबने मुड़कर देखा, बोलने वाली सावित्री थी। आरव ने पूछा, सावित्री, क्या तुम्हारे पास इस बैरियर को तोड़ने का तरीका है? मैं बैरियर नहीं तोड़ सकती, लेकिन शायद मैं तुम्हारी कल्टिवेशन बढ़ाने में मदद कर सकती हूँ। ये कहते हुए सावित्री का चेहरा लाल हो गया। सच में? अगर कोई उपाय है तो जल्दी बताओ। आरव उत्साह से भर गया। वह इस बैरियर की ऊर्जा अब्जॉर्ब कर अपनी कल्टिवेशन बढ़ाना चाहता था, अंदर के रहस्य देखना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके अर्थ लौटना चाहता था। ये बात अलग से करनी होगी। सावित्री और भी शर्माने लगी, उसके गाल ऐसे लाल हो गए मानो खून टपकने वाला हो। ओह! बिना हिचकिचाए आरव उसे पास के एक स्टोन चेम्बर में ले गया और चारों ओर कई बैरियर्स लगा दिए। सावित्री, जल्दी बताओ, तरीका क्या है? आरव को सच में हैरानी हो रही थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो यहाँ मौजूद सभी लोग जीवन मृत्यु की लड़ाइयों से गुजर चुके थे और अपने ही लोग थे, फिर भी यह बात सबके सामने क्यों नहीं कही जा सकती थी? सावित्री ने अपने पैरों की ओर देखते हुए शर्माते हुए कहा, आरव, क्या तुमने कभी स्टार स्टडड फिजिक के बारे में सुना है?
मैंने इसके बारे में सुना है। आरव को अचानक याद आया कि जब उसे ड्रैगन किंग पैलेस की इनहेरिटेंस मिली थी तब प्रीवियस ड्रैगन किंग ने उससे क्या कहा था। मैंने सुना है कि यह फजीक बहुत शक्तिशाली होती है। पहले ल्यू बैंग की पत्नी के पास भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन थी और योजनाकार की पत्नी के पास भी। ये कहते कहते उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सावित्री का हाथ पकड़ लिया। प्रीवियस ड्रैगन किंग ने कहा था कि तुम्हारे पास स्टार स्टडेड फजीक है। क्या ये फजीक मेरी कल्टिवेशन बढ़ाने में मदद कर सकती है? सावित्री ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। ड्रैगन किंग पैलेस में जो मैंने सीखा है उसके अनुसार स्टार्स सराउंडिंग द मून फजीक की डार्क एनर्जी बेहद शक्तिशाली होती है। चाहे कल्टिवेशन का स्तर कुछ भी हो, वह अपने आदमी साथी को सीधे एक ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकती है। क्या सच में? आरव तुरंत बेहद उत्साहित हो गया। उसने सावित्री को बाहों में उठाकर 1 दर्जन से ज्यादा बार घुमा दिया। ऐसी फजीक जो पूरे एक रेल्म की अनदेखी करते हुए सीधे कल्टिवेशन बढ़ा दे, ये कितनी भयावह और अद्भुत थी। उत्साह में उसे कुंडलिन इमॉर्टल रेल्म की अपनी पूरी यात्रा याद आ गई, जो सच में असाधारण रूप से सौभाग्यशाली रही थी। यहाँ तक कि 9 हेवंस लोटस एम्ब्रियो, जिसे सत्येंद्र 1000 साल तक ढूंढता रहा और नहीं पा सका, वह भी उसे संयोग से मिल गया था। क्या ये सब मेरी किस्मत के कारण है? लगता है मैंने सच में कोई खजाना पा लिया है। इतनी अद्भुत फजीक होते हुए भी तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये कहते हुए आरव ने उसके माथे पर जोर से एक किस दे दिया। मैं लड़की हूँ, मैं ऐसी बात कैसे कह सकती थी? सावित्री स्वभाव से ही अंतर्मुखी और शर्मीली थी। अगर सरस्वती शुक्ला होती तो शायद पूरी वर्ल्ड को पहले ही पता चल गया होता। इसके अलावा उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक बार का मौका है और जितनी ऊंची कल्टिवेशन होगी उतना ही ज्यादा प्रभाव होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाद में इतने हादसे होंगे और हम अलग हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही किया, ये फैसला शानदार था। आरव ने उत्साहित होकर कहा, अच्छा, इस्पात हमेशा सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए और यही सबसे सही समय है। पहले वो सोच रहा था कि महायाना से आगे कैसे बढ़े और ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंचे, लेकिन अब इस विशेष फजीक के साथ उसे हर तरफ उम्मीद ही उम्मीद दिख रही थी। इतना कहते ही स्टोन चेंबर में एक बड़ा बिस्तर प्रकट हो गया। आरव, बाहर अभी भी इतने लोग हैं। ये सावित्री का पहला अनुभव था, इसलिए वह और भी ज्यादा घबरा गई और शर्माने लगी। कोई बात नहीं, वे कुछ देख नहीं पाएंगे। आरव ने इन सब की परवाह नहीं की, उसे गोद में उठाया और बिस्तर की ओर चल पड़ा। उसने ड्रैगन किंग पैलेस को नहीं चुना, क्योंकि वहां हेवन एंड अर्थ के नियम अधूरे थे। ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता। अगर वहां असफल हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। इतनी सारी महिलाओं के साथ होने के बावजूद आरव खुद को अनुभवी मानता था, लेकिन यह अनुभव पूरी तरह अभूतपूर्व था। यह आदमी स्त्री संबंधों की बात नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर किसी अजीब ऊर्जा से घिर गया हो। वह डुअल कल्टिवेशन टेक्निक्स में निपुण था, लेकिन उसने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। अनुभूति पूरी तरह अलग थी, ऊर्जा भी अलग। इस ऊर्जा के प्रभाव से सबसे पहले उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को लाभ हुआ और वह लगातार बढ़ने लगी। आखिरकार उसने ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के लेट स्टेज की सीमा तोड़ दी और सीधे पीक स्टेज तक पहुंच गया। उसकी विशाल मेंटल पावर ने उसकी डिवाइन सेंस में गुणात्मक छलांग ला दी, जिससे वह हजारों मील तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। वो अभी इस शक्ति का आनंद ले ही रहा था कि उसके डायमेंशन में मौजूद ट्रू एसेंस में भी बदलाव शुरू हो गया। उस अजीब ऊर्जा के पोषण से उसकी कल्टिवेशन लगातार बढ़ती रही। वह जल्दी ही महायाना के लेट स्टेज को पार कर पीक स्टेज पर पहुंच गया। और वह रुकी नहीं, सीधे अगले स्तर की ओर बढ़ती रही। लगभग 1 घंटे बाद उसके मन में जोरदार धमाका सा हुआ और वह एक ही झटके में ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज की बॉटलनेक तोड़ गया। ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। आरव स्तब्ध रह गया, अपनी कल्टिवेशन में हुई छलांग से भी और सावित्री की उस भयानक फजीक से भी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रीवियस ड्रैगन किंग ने स्टार स्टडेड फजीक को 10,000 साल में एक बार मिलने वाली फजीक कहा था। इसका प्रभाव सच में अविश्वसनीय था। उसके पास पहले से ही प्रचुर वेपर एनर्जी थी, फिर भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंचना उसके लिए बेहद कठिन होना चाहिए था। लेकिन अब यह अजीब ऊर्जा उसके भीतर भरी हुई थी और लगातार बढ़ती जा रही थी। जब आरव ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज और फिर लेट स्टेज तक पहुंचा, तो वह ऊर्जा अचानक ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं। तो ऐसा है,
शायद यही कारण है कि कहा जाता है कि सराउंडेड बाय एडमायरर्स आपके साथी को एक नए स्तर तक पहुंचा देता है। उस स्तर तक पहुंचाने के बाद वो शक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। आरव समझ ही नहीं पा रहा था कि यह किस तरह की शक्ति है, इतनी शक्तिशाली, इतनी रहस्यमयी और पूरी तरह उसकी समझ से परे। अब इस पर सोचने का समय नहीं था। उसने अपने संदेह एक ओर रखे और अपनी कल्टिवेशन को महसूस किया। तुरंत उसके भीतर एक अभूतपूर्व शक्ति का एहसास उमड़ पड़ा। ट्रिब्यूलेशन के लेट स्टेज में वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था, बिल्कुल भी प्रीवियस लेडी रीना से कम नहीं। पत्थर के कक्ष के बाहर सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। आधा दिन बीत चुका था, लेकिन दरवाज़ा अब भी कसकर बंद था और भीतर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। ज़ीनैट वहां पद्मासन में ध्यान लगाए बैठी थी, एक पवित्र बोधिसत्व की तरह, न कोई खुशी न कोई शोक। सत्येंद्र एक ओर बैठा था, एक हाथ में सुअर की टांग और दूसरे हाथ में रगोटू की बोतल पकड़े हुए बड़े मज़े से खा पी रहा था। बाकी सभी लोग धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, लेकिन अधीर वेदिका का सब्र जवाब दे गया और वह सिमरन के पास चली गई। इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या कर रहे होंगे? सिमरन ने सपनों में खोए हुए भाव से कहा, एक आदमी और एक औरत अगर एक कमरे में हों तो और क्या कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि यंग प्रिंस और वह डुअल कल्टिवेशन कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वेदिका ने होंठ टेढ़े किए, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि कल्टिवेशन जल्दी बढ़ानी है? सिमरन हंसते हुए बोली, डुअल कल्टिवेशन भी तो कल्टिवेशन बढ़ाने का तरीका है, मज़ेदार भी है, आनंददायक भी, और स्ट्रेंथ भी जल्दी बढ़ती है। ये तो सच में बेहतरीन तरीका है। तुम सच में फूलों पर मोहित रहने वाली लड़की हो। वेदिका ने आंखें घुमाईं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर डुअल कल्टिवेशन से इतनी तेजी से कल्टिवेशन बढ़ती तो वह अब तक इमॉर्टल बन चुका होता। दोनों की बातचीत के बीच पत्थर के कक्ष का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और आरव अंदर से बाहर आया। वही व्यक्ति था, लेकिन उसका आभामंडल पहले से बिल्कुल अलग था। पहले महायाना स्टेज में रहते हुए भी वह अपनी कल्टिवेशन के दम पर ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के विशेषज्ञों से टक्कर ले सकता था। अब जब वो सच में ट्रिब्यूलेशन स्टेज में प्रवेश कर चुका था तो उसकी शक्ति अतुलनीय हो गई थी। उसे देखते ही सत्येंद्र स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि हाथ में पकड़ी सुअर की टांग चबाना भी भूल गया। लिटिल गाय, तुम्हारी प्रगति तो बहुत तेज है। अब तुम शायद इस बूढ़े से भी ज्यादा पीछे नहीं हो। ज़ीनैट ने आंखें खोलीं और उसकी दृष्टि में छिपा हुआ आश्चर्य साफ झलक रहा था। मिस्टी इमॉर्टल पैलेस में उसकी शक्ति आरव को पूरी तरह दबा सकती थी, लेकिन अब सामने वाला उसे जबरदस्त दबाव का एहसास दे रहा था, वही एहसास जो उसने सिर्फ मैडम रीना और सत्येंद्र से महसूस किया था। सिमरन दौड़कर आई और आरव की बांह पकड़ ली। लिटिल ब्रदर, अब तुम्हारी कल्टिवेशन किस स्तर पर है? तुम पहले से बिल्कुल अलग लग रहे हो। आरव हल्के से मुस्कुराया, मैं अभी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के लेट स्टेज में हूँ। बाकी सभी फिर से चौंक गए। महायाना स्टेज के बाद हर एक कदम बेहद कठिन होता है, फिर भी उसने आधे दिन में पूरा एक बड़ा रेल्म पार कर लिया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिमरन हंसते हुए बोली, लिटिल प्रिंस, अब क्या तुम इस बड़े बैरियर को संभाल सकते हो? शायद हो जाएगा। आरव की कल्टिवेशन महायाना के लेट स्टेज से सीधे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग के लेट स्टेज तक पहुंची थी, पूरा एक बड़ा रेल्म आगे, और उसकी शक्ति 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। आखिरकार ये लाइट बैरियर बहुत अजीब था, और उसकी गोल्डन एनर्जी किसी ऐसे रेल्म से लगती थी जो शायद अस्तित्व में ही नहीं था। बात करते करते वह लाइट बैरियर के सामने पहुंचा, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, और केओस ट्रू एनर्जी उफान की तरह उसमें प्रवाहित कर दी। गोल्डन लाइट शील्ड उसके ट्रू एसेंस के संपर्क में आते ही धीरे धीरे पिघलने लगा, फिर शुद्ध ऊर्जा में बदलकर उसके शरीर में समा गया। सफल हो गया। आरव खुशी से भर उठा। पहले उसकी कल्टिवेशन कम होने के कारण वह गोल्डन लाइट शील्ड को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये संभव हो गया था। ये देखकर बाकी सभी भी बेहद उत्साहित हो गए। आखिरकार उन्हें आशा की किरण दिखने लगी थी। आरव ने धीरे धीरे आंखें बंद की, मन को शांत किया, और पूरी शक्ति से सामने मौजूद गोल्डन बैरियर को अब्जॉर्ब और रिफाइन करने लगा। समय सेकंड बीतता गया। पलक झपकते ही 15 मिनट निकल गए, और शील्ड की रोशनी कुछ मंद पड़ गई। आखिरकार सफल होने वाले हैं। सत्येंद्र और बाकी लोग उत्साह और कीदाई से भर गए। ये गोल्डन बैरियर उन्हें इतने वर्षों से परेशान कर रहा था, और आज अंततः टूटने वाला था। अंदर आखिर क्या छिपा है?
1 घंटे बाद प्रोटेक्टिव बैरियर की चमक काफ़ी कम हो गई और उसकी मोटाई भी घट गई, जिससे अंदर की चीज़ें धुंधली सी दिखने लगीं। उसी क्षण आरव की आभा अचानक उफान पर पहुंची और वह सीधे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के पीक स्टेज में प्रवेश कर गया। आरव ने हाथ खींच लिया और बेबस सा सिर हिला दिया। गोल्डन बैरियर में मौजूद ऊर्जा कल्पना से कहीं ज्यादा थी और उसने उसे फिर से लेवल अप करने पर मजबूर कर दिया। ये दूसरों के लिए महान अवसर होता, लेकिन उसके लिए नहीं। उसने इतनी मेहनत सिर्फ अर्थ लौटने और अपने परिवार से मिलने के लिए की थी। अगर वह यहीं असेंड कर गया तो इसका क्या अर्थ रह जाएगा? कल्टिवेशन वर्ल्ड से अर्थ लौटना ही बेहद कठिन है। अगर सच में इमॉर्टल रेल्म में पहुंच गया तो लौटना शायद असंभव हो जाएगा। यानी वो अब और गोल्डन एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वरना बैरियर टूटने से पहले ही उसे असेंशन ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? आरव पहले लिटिल बुडन को बुलाने वाला था, लेकिन अचानक उसे बेबी टाइगर याद आया। क्लोन होने के नाते उसकी कल्टिवेशन काफ़ी समय से नहीं बढ़ी थी। क्यों न इस गोल्डन एनर्जी से उसकी शक्ति बढ़ाई जाए? आजमाने के इरादे से आरव ने बेबी टाइगर को ड्रैगन किंग पैलेस से बुलाया, फिर एक हाथ बेबी टाइगर के सेंटर पॉइंट एक्यूपॉइंट पर रखा और दूसरे हाथ से गोल्डन लाइट शील्ड की ऊर्जा अब्जॉर्ब करने लगा। ऊर्जा उसके शरीर से होकर सीधे बेबी टाइगर में प्रवाहित होने लगी। ये तरीका सफल रहा। ऊर्जा मिलते ही बेबी टाइगर के शरीर की कोशिकाएं उसे पागलों की तरह एबीएसओआरपी करने लगीं, जैसे हर एक सेल एक अथाह गड्ढा हो। समय के साथ साथ और अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती गई और बेबी टाइगर की शक्ति लगातार बढ़ती रही। अब वो एक कंटेनर की तरह था और आरव एक पंप की तरह, जो गोल्डन एनर्जी लगातार उसके भीतर भर रहा था। सिर्फ बेबी टाइगर जैसा साइबॉर्ग ही इसे सह सकता था। कोई और होता तो पागल हो जाता या शरीर फटने से मर जाता। सत्येंद्र और जीनैट ने बेबी टाइगर को पहली बार देखा था, लेकिन दोनों अनुभवी थे, इसलिए ज्यादा हैरान नहीं हुए। जैसे जैसे समय बीता, गोल्डन लाइट शील्ड और भी धुंधला होता गया, जबकि बेबी टाइगर की आभा लगातार शक्तिशाली होती गई। अंततः जब वो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के पीक स्टेज तक पहुंच गया, तो एक चरमराने की आवाज आए। कागज जैसी पतली गोल्डन लाइट शील्ड पूरी तरह टूट गई और शून्य में बिखर गई। आखिरकार सफल हो गए। आरव उत्साह से भर गया। उसने बेबी टाइगर को वापस ड्रैगन किंग पैलेस में भेजा और अंदर की ओर देखा। लाइट बैरियर के भीतर का स्थान लगभग खाली था। इक्का दुक्का खजाने जमीन पर बिखरे थे, जो शायद गुफा के दूसरे हिस्सों से इकट्ठे किए गए थे। आरव की नज़र चमकी और एक आधे स्क्रॉल पर टिक गई। वह सच में वन ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस था, और उसका दूसरा आधा यहीं मौजूद था। गोल्डन बैरियर के हटते ही कोई और रुकावट नहीं रही और सभी लोग भीतर प्रवेश कर गए। आरव ने आधा स्क्रॉल हाथ में लिया। यही उसका असली लक्ष्य था। बाकी खजाने भी अच्छे थे, लेकिन वे सिर्फ हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स थे, कुछ खास नहीं। सिर्फ वही नहीं, सत्येंद्र और जीनत भी उन्हें खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। आरव ने सभी को उनके एट्रिब्यूट्स के अनुसार खजाने बांट दिए, फिर उसकी दृष्टि पीछे की एक खुली जगह पर जा टिकी। कमाल है, इतनी मेहनत के बाद भी अंदर कोई बड़ा खजाना नहीं। सत्येंद्र ने झुंझलाकर गाली दी। साफ था कि उसकी उम्मीदों के मुकाबले उसे बहुत कम मिला था। यह क्या है? आरव ने पीछे की खुली जगह की ओर देखा। वहां कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, लेकिन जमीन पर एक विशाल बागवा डायग्राम उकेरा गया था, जिसके भीतर एक अजीब ऊर्जा लगातार तरंगित हो रही थी। सबकी नज़रें आरव की ओर गईं और फिर उसी दिशा में टिक गईं। सभी ने 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम को देखा और साफ महसूस किया कि इसमें कुछ असामान्य है। वे सब उसके पास इकट्ठा होकर ध्यान से निरीक्षण करने लगे। पूरा पैटर्न लगभग 10 मीटर वर्गाकार था और उसमें उठती अजीब ऊर्जा की तरंगें लोगों को बेहद अस्वाभाविक एहसास दे रही थीं। राकेश ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? उसकी कल्टिवेशन सबसे कम थी, इसलिए वह सिर्फ दूर से देखने की हिम्मत कर रही थी और ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सत्येंद्र ने अपनी मूंछों को सहलाया, पैटर्न के चारों ओर कई चक्कर लगाए और फिर होंठ चटकाए। इस बूढ़े को तो ये टेलीपोर्टेशन अरे जैसा लग रहा है। जीनैट ने सिर हिलाया। मुझे भी फॉर्मेशंस का कुछ ज्ञान है। ये सच में एक फॉर्मेशन है, लेकिन मैं इसकी उत्पत्ति पहचान नहीं पा रही। सिमरन ने कहा, पहले वाला प्रोटेक्टिव बैरियर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। लेकिन अब अंदर कोई ट्रेजर नहीं है। ये तर्कसंगत नहीं लगता। जरूर यहाँ कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है।
उसकी बात सुनते ही बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया और 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम को लालायित नज़रों से देखने लगे। सत्येंद्र भी यही सोच रहा था। पहले वाला गोल्डन बैरियर इतना शक्तिशाली था कि वह इस रेल्म से परे लगता था, लेकिन जब वह टूटा तो अंदर कुछ भी नहीं मिला। इससे उसके सामने मौजूद बागवर डायग्राम को लेकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। डॉक्टर आरव, तुम क्या सोचते हो? जीनैट ने आरव की ओर देखा। उसे 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम को घूरते देख उसने पूछा, क्या तुम्हें फिर कुछ दिखाई दे रहा है? अभी पूरी तरह निश्चित नहीं हूं, मुझे इसे और ध्यान से देखना होगा। आरव ने 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम के चारों ओर कई चक्कर लगाए, इंच द इंच उसका निरीक्षण किया, फिर अंत में उसके ठीक केंद्र में जाकर खड़ा हो गया। आधे घंटे से ज्यादा देखने के बाद वह बाहर आया। सत्येंद्र पास आया और पूछा, लिटिल गाय, कुछ समझ में आया? यह एक फॉर्मेशन है। आरव का भाव गंभीर था। सत्येंद्र ने होंठ टेढ़े किए, ये तो साफ दिख रहा है, इसमें नया क्या है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन ये हमारे रेल्म की फॉर्मेशन नहीं है, यह एक सेलेस्टियल अरे होनी चाहिए। क्या? ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। सत्येंद्र ने जोर से निगला, लिटिल गाय, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। पहले उस गोल्डन बैरियर को लेकर मुझे शक था, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और कुंडलन इमॉर्टल रेल्म का नहीं लगता था। उस समय मुझे सिर्फ संदेह था, यकीन नहीं, लेकिन इस फॉर्मेशन को देखकर मैं निश्चित हूं, ये सेलेस्टियल फॉर्मेशन है, जो हमारे रेल्म की फॉर्मेशन से कहीं ऊपर है। फॉर्मेशंस में उसकी समझ इस रेल्म के शिखर पर थी। पूरे कुंडलन कॉन्टिनेंट में उससे बेहतर फॉर्मेशन मास्टर शायद ही कोई हो। फिर भी वह इस 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम को पूरी तरह समझने में असमर्थ था। इसका केवल एक ही उत्तर था, इस फॉर्मेशन का स्तर इस इंटरफेस से कहीं ऊपर था। किसी ने उसकी बात पर शक नहीं किया, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने सोचा, उतने ही ज्यादा चकित होते चले गए। कुंडलन कॉन्टिनेंट पर सेलेस्टियल अरे कैसे हो सकती है? क्या इसका मतलब है कि हमारे रेल्म में इमॉर्टल्स मौजूद हैं? जीनैट ने तुरंत सिर हिलाया, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। यह एक लोअर रेल्म है, सेलेस्टियल रेल्म के लोग यहाँ उतर ही नहीं सकते, और यहाँ इमॉर्टल्स का होना नामुमकिन है। सत्येंद्र ने भी सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, मैं एक रोग इमॉर्टल होकर भी इस रेल्म की सर्वोच्च सीमा पर हूँ, यहाँ और कोई इमॉर्टल नहीं हो सकता। आरव पहले उलझन में था, लेकिन दोनों की बात सुनकर अचानक उसे समझ आ गया। तुम कह रहे हो कि कुंडलन कॉन्टिनेंट पर इमॉर्टल्स नहीं हो सकते? सत्येंद्र ने कहा, बिल्कुल, ये लोअर रेल्म इमॉर्टल्स को सहन नहीं कर सकता, नहीं तो ट्रिब्यूलेशन पार करके असेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आरव ने कहा, और अगर कोई अपनी कल्टिवेशन दबाकर थोड़े समय के लिए यहाँ आ जाए? ये सत्येंद्र एक पल के लिए चुप हो गया। ये संभव है, आरव ने कहा, यही सच है, यह इमॉर्टल रेल्म से हमारे रेल्म में आने का पैसेज है। क्या सच में? सत्येंद्र हैरान रह गया, लेकिन इमॉर्टल रेल्म के लोग कुंडलन इमॉर्टल रेल्म में क्या कर रहे हैं? आरव ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, शायद ये बात सिर्फ वही जानते हों। राकेश अचानक उत्साहित हो उठी, आरव, अगर ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, तो क्या हम भी इस पैसेज से ऊपर जा सकते हैं? इस तरह तो हम हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बिना ही इमॉर्टल रेल्म पहुंच सकते हैं। ऊपर जाकर क्या करोगी? मरने। आरव ने उसे घूरा, इमॉर्टल रेल्म कैसा है, कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, तुम्हारी ताकत वहां सबसे नीचे होगी। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग के पीक तक पहुंचकर हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार करना ही शायद वहां टिकने का एकमात्र रास्ता है। ऐसे शॉर्टकट से जाने की कोशिश करोगी तो सीधा मौत मिलेगी। ओह, राकेश को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसका चेहरा उतर गया। आरव ने आगे कहा, वैसे भी अभी हम चाहें तो भी ऊपर नहीं जा सकते। मैं इस इमॉर्टल फॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा, एक्टिवेट करना तो दूर की बात है। जीनैट ने कहा, इमॉर्टल डॉक्टर आरव सही कह रहे हैं, लगता है हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले एक और जरूरी काम है। आरव ने सामने मौजूद फॉर्मेशन की ओर इशारा किया, इसे रहने नहीं दिया जा सकता, इसे नष्ट करना होगा। राकेश ने चौंक कर पूछा, क्यों? हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले कर सकते हैं। आरव ने कहा, अगर वे इस पैसेज से उतरते रहे, तो हमारे लिए यह आपदा होगी। ऊपर का सबसे कमजोर व्यक्ति भी यहाँ सबसे ताकतवर बन जाएगा। वे इतनी मेहनत से सेलेस्टियल रेल्म से चोरी छिपे नीचे आए होंगे, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता।
ये पैसेज उसे अर्थ पर ह्यूमन स्मगलिंग की याद दिला रहा था। हर स्मगलिंग गुप्त होती है और कभी किसी अच्छे इरादे से नहीं होती। इसके अलावा एक बात तय थी, इमॉर्टल रेल्म का सबसे कमज़ोर इमॉर्टल भी कल्टिवेशन रेल्म के सबसे ताकतवर कल्टिवेटर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तुम सही हो, मैं अभी इसे नष्ट करती हूँ। राकेश ने तलवार खींची और 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम पर तेज वार किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महायाना पीक कल्टिवेशन के बावजूद उसका वार फॉर्मेशन को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टा वह गोल्डन लाइट से टकराकर वापस उछल गया। कितनी भयानक फॉर्मेशन है! राकेश डर से कांप गई, लगभग तलवार गिर ही गई। मैं कोशिश करती हूँ। जीनाट ने तलवार निकाली। यहाँ मौजूद सभी में उसकी सॉर्ड्समैनशिप सबसे प्रबल थी। एक विनाशकारी तलवार प्रकाश निकला, लेकिन फॉर्मेशन तक पहुंचते ही वह भी गोल्डन लाइट से टकराकर लौट आया। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। फॉर्मेशन की शक्ति उसकी उम्मीद से भी ज्यादा थी, और यही कारण था कि वह इसे और भी ज्यादा नष्ट करना चाहता था। सब मिलकर वार करते हैं। बोलते हुए उसने हाथ पलटा और ड्रैगन टूथ उसकी हथेली में प्रकट हो गया। सत्येंद्र और बाकी लोग भी तैयार हो गए। उसी क्षण सामने मौजूद 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम अचानक तेज गोल्डन लाइट से चमक उठा। आसमान से एक प्रकाश स्तंभ नीचे उतरा और फिर फॉर्मेशन के केंद्र में एक आकृति प्रकट हुई। सब लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। इसी क्षण एक व्यक्ति नीचे उतरा और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपर रेल्म से आया हुआ एक इमॉर्टल था। वास्तव में जैसे ही सुनहरी रोशनी फीकी पड़ी, सबकी आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह व्यक्ति दिखने में कल्टिवेशन वर्ल्ड के एक साधारण कल्टिवेटर से अलग नहीं था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा बेहद शक्तिशाली थी। एक विशाल दबाव पूरे गुफा क्षेत्र में फैल गया। रहस्यमय ऊर्जा ऊपर तैर रही थी, जिससे किसी को भी तुरंत घुटने टेककर पूजा करने का मन होने लगे। खुशकिस्मती से यहाँ मौजूद सबसे कमजोर व्यक्ति भी महायाना स्टेज का एक्सपर्ट था, जो किसी तरह इस आभा को झेल पा रहा था। पीले वस्त्रधारी व्यक्ति से आदेश मिलने के बाद आशिफ उत्साह से पैसेज की ओर आ गया। वो इमॉर्टल किंग्स पैलेस में केवल एक निम्नस्तरीय वॉइड इमॉर्टल था। सामान्य हालात में तो वह इमॉर्टल किंग को देखने तक के योग्य नहीं होता, लेकिन अब उस पर इतना ध्यान दिया जा रहा था, जिससे उसे लगा कि उसका अवसर आ गया है। जब तक वह ये काम ठीक से कर ले, सेलेस्टियल किंग से इनाम मिलना तय था। उस समय स्वर्ग की ओर उड़ान भरना सपना नहीं रहेगा, और शायद वह गोल्डन इमॉर्टल्स की पंक्ति में भी प्रवेश कर सके। इसी वजह से वह उत्साह में दौड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही वह पैसेज के पास पहुंचा, उसे एक भयंकर खतरे का एहसास हुआ। उसने पाया कि कोई पैसेज के टेलीपोर्टेशन अरे पर हमला कर रहा था, जिससे वह सच में घबरा गया। ये जानना जरूरी है कि इमॉर्टल रेल्म और लोअर रेल्म के बीच की स्पेशल बैरियर बेहद मजबूत होती है, और इस पैसेज को खोलने के लिए पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अगर यह नष्ट हो जाता तो उसके 100 सिर भी काटे जाएं तो भी सजा पूरी नहीं होती। अच्छी बात यह थी कि मैं समय पर पहुंच गया, नहीं तो सच में बड़ी मुसीबत हो जाती। ये सोचते हुए आशिफ ने गुस्से से दहाड़ लगाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चींटियां, मौत को दावत दे रही हो। भले ही वो इमॉर्टल रेल्म में एक मामूली वॉइड इमॉर्टल था, लेकिन नीचे के कल्टिवेटर्स के सामने उसके पास असीम शक्ति थी। आखिरकार इमॉर्टल्स की नज़र में लोअर रेल्म के कल्टिवेटर्स सिर्फ चींटियों से ज़्यादा कुछ नहीं होते। कोई भी कुछ नहीं बोला। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी इमॉर्टल का सामना किया था, और सब अजीब सी घबराहट में पड़ गए। आशिफ के होठों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। वह साफ तौर पर सबकी प्रतिक्रिया से बहुत खुश था। अचानक उसकी नज़र आरव पर पड़ी, और उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका मॉर्टल रेल्म में आने का उद्देश्य सेलेस्टियल किंग के खोए हुए खजाने को जल्द से जल्द ढूंढना था। लेकिन इस समय वो इस युवक के शरीर से उस इमॉर्टल एसेंस मार्क को साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था, जो उसने खजाने पर छोड़ा था। ये तो सचमुच एक बड़ा आश्चर्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोअर रेल्म में आते ही उसे खजाना चुराने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम टावर ऑफ बैबल के खजानों को छू सको, अभी तुरंत मुझे वापस करो। आशिफ चिल्लाया और अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाकर पकड़ने लगा। उसका ट्रू एसेंस हैंड कल्टिवेशन वर्ल्ड वालों से बिल्कुल अलग था। वह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और पहले की सीलिंग एनर्जी जैसा ही था। ये साफ तौर पर इमॉर्टल एसेंस की शक्ति थी। आरव भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला आते ही टावर ऑफ बैबल के खजानों की बात करेगा। क्या वह लिटिल डॉट की बात कर रहा था? सामने वाले के हमले को देखते हुए उसके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था।
उसने तुरंत हाथ उठाया और एक मुक्का मार दिया। तुम एक छोटी सी चींटी होकर भी इस इमॉर्टल का विरोध करने की हिम्मत करते हो। आशिफ की उपेक्षापूर्ण अभिव्यक्ति बदल गई। पकड़ने की जगह उसने हथेली से वार किया और आरव के सीने पर जोरदार प्रहार किया। मुक्का और हथेली टकरा गए। एक तरफ अपर रेल्म का वॉइड इमॉर्टल था। भले ही उसने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी वो शक्ति बेहद भयावह थी। आरव भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर था, इस रेल्म का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। दोनों की सीधी टक्कर से पैदा हुई शक्ति सचमुच धरती हिला देने वाली थी। तेज हवा का झोंका चारों ओर फैल गया, जिससे सत्येंद्र और बाकी लोग पीछे हटने को मजबूर हो गए और पूरी गुफा ही उड़ गई। भले ही यह स्थान कभी एक एंशिएंट साइट रहा हो, लेकिन इतने शक्तिशाली टकराव को वह सहन नहीं कर सका। इसी समय आरव भी उछलकर दूर जा गिरा। वह 1 किलोमीटर दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। सौभाग्य से लिनक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे अपनी बाहों में थाम लिया, जिससे वह जमीन पर गिरने से बच गया। सबके चेहरे का रंग बदल गया। भले ही यह सिर्फ एक ही वार था, लेकिन वे साफ महसूस कर सकते थे कि सामने खड़ा इमॉर्टल कितनी असामान्य रूप से शक्तिशाली है। बच्चे, तुम तो सच में बॉडी रिफाइनमेंट कल्टिवेटर हो। आशिफ ने अपना हाथ वापस खींचा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला युवक उसका यह वार झेल लेगा, जबकि उसने सिर्फ 30% ताकत ही इस्तेमाल की थी। साथ ही वह ये भी महसूस कर सकता था कि दूसरा पक्ष बॉडी रिफाइनमेंट कल्टिवेटर है और उसकी शक्ति ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर तक पहुंच चुकी है। आमतौर पर जो कल्टिवेटर्स शरीर को साध कर ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर तक पहुंचते हैं, वे बेहद दुर्लभ होते हैं। तो क्या हुआ? अगर तुमने टावर ऑफ बैबल के खजानों को छुआ है, तो आज तुम्हारी मौत तय है। आशिफ से जानलेवा इरादा फूट पड़ा और उसने फिर से हथेली से वार किया। उसके हिसाब से सामने वाला जिंदा रहे या मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मारकर भी वह खजाना वापस पा सकता था, क्योंकि इमॉर्टल एसेंस मार्क तो मौजूद ही था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! डेना सिचू दहाड़ उठी और आगे बढ़ी। उसकी तलवार सुनहरी रोशनी की तरह चमकी और उसने आशिफ पर वार किया। भले ही सामने वाला अपर रेल्म से उतरा इमॉर्टल था और बेहद शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी उसके आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह वार पूरी तरह जान की बाजी लगाकर किया गया हमला था, जिसमें उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। छोटी लड़की, तुम अभी बहुत कमजोर हो, आशिफ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। इमॉर्टल रेल्म में वह हमेशा सबसे निचले पायदान पर रहता था, लेकिन आज उसे आखिरकार अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला था। उसने 2 उंगलियां बढ़ाईं और डेना सिचू की तलवार को पकड़ लिया। फिर उसके शरीर से इमॉर्टल एनर्जी फूट पड़ी और माउंटेन व सुनामी जैसी भयानक शक्ति चारों ओर फैल गई। धड़ाम! भले ही डेना सिचू ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर थी, लेकिन इमॉर्टल्स के सामने वह बिल्कुल असहाय थी। वह गेंद की तरह उड़ती हुई पीछे जा गिरी। उसके मुंह से कई कौर खून निकले और वह पीछे की चट्टान से जोर से टकराए। वह जमीन पर गिर पड़ी, जिद के साथ उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से खून उगल दिया और अंत में कमजोर होकर वहीं ढह गई। साफ था कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। तुम चींटी जैसे प्राणी, इस इमॉर्टल पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? आशिफ ने घमंड से कहा, और साफ दिख रहा था कि वह इस एहसास का भरपूर आनंद ले रहा था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी पल हवा में एक और गुस्से भरी आवाज गूंजी। शैली ने हमला किया और अपनी छोटी बंदूक सीधे उसकी पीठ में घोंप दी। इसी समय एक तेज तलवार की किरण आकाश को चीरती हुई उसके चेहरे की ओर बढ़ी। जीनाट भी समझ चुकी थी कि सामने वाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने मौका देखकर शैली के साथ मिलकर हमला कर दिया। मुझे भी शामिल समझो। सत्येंद्र ने भी समझ लिया कि अब अकेले लड़ने का समय नहीं है। वह सिर्फ एक रोग इमॉर्टल था, जबकि सामने वाला इमॉर्टल रेल्म का सच्चा इमॉर्टल था। इसके अलावा मौजूदा हालात में जीतना जरूरी था। अगर वे हार गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी वजह से उसने भी दोनों के साथ मिलकर हमला किया और अपनी हथेली आशिफ की कनपटी की ओर मार दी। हा, चींटियां तो चींटियां ही रहती हैं, चाहे कितनी भी इकट्ठी हो जाएं, कोई फायदा नहीं। आशिफ ने अहंकार से हंसते हुए जीनाट की तलवार की रोशनी पर एक मुक्का मार दिया। हालांकि जीनाट तलवारबाजी में निपुण थी और उसके कौशल भी बेहद प्रबल थे, फिर भी उसके हाथ में मौजूद स्वॉर्ड लाइट आशिफ की मुट्ठी में लिपटी इमॉर्टल एनर्जी को भेद नहीं सकी। सुनहरी रोशनी की एक चमक उभरी और एक तेज कड़क की आवाज के साथ उसकी तलवार उस मौके से 2 टुकड़ों में टूट गई। इतना ही नहीं,
आशिफ की मुट्ठी रुकी नहीं और आगे बढ़ती चली गई। फिर एक और कड़क की आवाज़ हुई। जीनैट की बाँह भी उसी वार से चकनाचूर हो गई और वह टूटी हुई पतंग की तरह 400-500 मीटर दूर जा गिरी। जब उसने किसी तरह खुद को संभाला तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके होंठ के कोने से खून बह रहा था। साफ था कि उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। चींटियां तो चींटियां ही होती हैं, आशिफ ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा और शैली को खत्म करने के लिए मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसका भाव बदल गया और उसकी नज़र सत्येंद्र पर जा टिकी। दिलचस्प, सच में कोई रोग इमॉर्टल बनकर कल्टिवेशन कर चुका है। ये कहते हुए उसने एक मुक्का मारा जो सीधे सत्येंद्र की मुट्ठी से टकराया। इसी समय शैली का शॉर्ट स्पेयर पहले ही उसकी पीठ में घुस चुका था, लेकिन अफसोस वह शक्तिशाली प्रोटेक्टिव इमॉर्टल एनर्जी को भेद नहीं सका। उल्टे वह झटके से दर्जनों मीटर दूर जा गिरी। यही वजह थी कि आशिफ ने उसे नज़रअंदाज किया। एक वॉइड इमॉर्टल के सामने ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज का कल्टिवेटर भी उसकी प्रोटेक्टिव ट्रू एनर्जी को नहीं तोड़ सकता। लगभग उसी पल सत्येंद्र और आशिफ की मुठियां आपस में टकराईं। धड़ाम, कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ इस बार की शक्ति आरव के पिछले वार से कई गुना ज्यादा थी। आसपास का स्पेस लगातार कांपने और बिगाड़ होने लगा, यहाँ तक कि अंधकार में छिपी कई पर्वत श्रृंखलाएं भी धूल में बदल गईं। आरव ने घायल डेना सिचू को अपनी बाहों में थामे रखा और उसके मुंह में 2 रिजुवनेशन पिल्स डाल दीं। इसी क्षण सामने का दृश्य देखकर वह भीतर तक सिहर उठा। इन दोनों की शक्ति साफ तौर पर इस रेल्म के प्राणियों से कहीं ऊपर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हेवनली डाउ पीक ट्रिब्यूलेशन कल्टिवेटर्स को असेंट के लिए मजबूर करता है। अगर वे इसी रेल्म में रह जाएं, तो यह एक भयानक आपदा बन जाएगी। सत्येंद्र 100 मीटर दूर उड़कर गया और फिर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हालत बेहद अस्तव्यस्त थी। आशिफ भी 7-8 कदम पीछे हट गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। वाकई दिलचस्प है कि कोई रोग इमॉर्टल को इस स्तर तक कल्टिवेट कर सकता है। तो क्या हुआ? आशिफ ने तिरस्कार से कहा। भले ही वॉन्डरिंग इमॉर्टल को इमॉर्टल कहा जाता हो, लेकिन आखिरकार वे इसी रेल्म के प्राणी हैं। उनकी तुलना इस इमॉर्टल से कैसे हो सकती है? ये कहते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई। साफ था कि अब उसने अपनी असली ताकत उजागर कर दी थी। बकवास, सत्येंद्र ने खून से भरी थूक उगली। उसका पहले का कामुक सा बूढ़ा चेहरा अब बेहद गंभीर हो चुका था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर आज मुझे मरना भी पड़े तो मैं तुम्हारे शरीर से एक टुकड़ा नोचकर ही जाऊंगा। ये कहते हुए उसके हाथ में एक काला खंजर प्रकट हुआ और उसकी आभा लगातार बढ़ने लगी। असल में अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर वह भागना चाहता तो आशिफ उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। आरव ने पहले सत्येंद्र फायर की जान बचाई थी और उसी पल से उसने अपना जीवन उसके हवाले कर दिया था। वह कभी अकेले भागने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि वह बूढ़ा दिखने में अश्लील लगता था, लेकिन उसका दिल बेहद निष्पक्ष और अडिग था। अंत तक जिद्दी रहोगे, तब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रोग इमॉर्टल और ट्रू इमॉर्टल के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। आशिफ ने घमंड से सिर हिलाया। उसकी इमॉर्टल एनर्जी उफान पर आ गई और उसने एक विशाल हाथ बढ़ाकर सीधा हमला किया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये जानते हुए कि यह शायद उसकी आखिरी लड़ाई है, सत्येंद्र ने अपनी ट्रू एसेंस को पागलों की तरह घुमाया और बिना किसी संकोच के लेट स्टेज लूज इमॉर्टल की पूरी शक्ति झोंक दी। एक वॉन्डरिंग इमॉर्टल और एक नासेंट इमॉर्टल, पल भर में दोनों ने अपनी पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली हमला किया। एक और भीषण गर्जना से आसमान और धरती हिल उठे, मानो प्रलय आ गई हो। मुख्य सभागार पूरी तरह गायब हो चुका था और जमीन के नीचे एक और अथाह खाई बन गई। आसपास का अंधकार तक जैसे चूर चूर हो गया। अनगिनत माउंटेन और पेड़ पूरी तरह नष्ट हो गए। एक आकृति खून से लथपथ होकर तेज हवा के साथ पीछे उड़ गई। वह सत्येंद्र था। आशिफ सही था। रोग इमॉर्टल आखिरकार ट्रू इमॉर्टल नहीं था और दोनों की ताकत में अब भी भारी अंतर था। फिर भी सत्येंद्र ने अपनी जान दांव पर लगाकर आशिफ के सीने पर एक गहरा, हड्डी तक दिखाई देने वाला घाव छोड़ दिया। बूढ़े मूर्ख, तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। आशिफ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह एक ऊंचा प्रतिष्ठित इमॉर्टल था, लेकिन मॉर्टल रेल्म में हजारों की पूजा पाने की जगह उसे इस तरह घायल होना पड़ा। मर जाओ। उसकी हत्या भावना उफान पर आ गई और उसने हाथ उठाकर सत्येंद्र पर प्रहार करने ही वाला था। तभी उसके पीछे से एक भयानक आभा उठी। आशिफ का चेहरा थोड़ा बदल गया।
इस आभा की शक्ति सामान्य पीक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग कल्टिवेटर से भी ऊपर थी, लेकिन ये लूज इमॉर्टल का दबाव नहीं था। उसने पलटकर देखा, शैली उसके पीछे खड़ी थी, हाथ में शॉट गन थामे हुए। उसके लंबे लाल बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी और अब भी बढ़ रही थी। इसी समय आसमान में काले बादल उमड़ आए और गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ये साफ तौर पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन का संकेत था। मायर, आरव तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। शैली ने जरूर ड्रैगन ब्लड पिल निगल ली थी। उसी पल शैली ने भी उसकी ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में असीम स्नेह और गहरी विरक्ति भरी हुई थी। मेरे स्वामी, मैं इस दुष्ट को मार दूंगी और फिर इमॉर्टल रेल्म में आपका इंतजार करूंगी। आरव का अंदाजा बिल्कुल सही था। शैली ने सच में ड्रैगन ब्लड पिल खा ली थी। उसने सब कुछ साफ देखा था। जीनत और सत्येंद्र, जिनकी ताकत उससे ज्यादा थी, वे भी आशिफ का मुकाबला नहीं कर सके थे। दूसरे पक्ष का लक्ष्य आरव था और अपने पति की रक्षा करने का उसके पास यही एक रास्ता बचा था। अपने भीतर उफनती शक्ति को महसूस करते हुए उसने दहाड़ लगाए। तुम दुष्ट, मर जाओ। ये कहते हुए उसके हाथ का शॉट गन रोशनी की एक लकीर में बदल गया और भयंकर वेग से आशिफ की ओर जा धंसा। इतनी सी ताकत से तुम मुझे मारने लायक भी नहीं हो? आशिफ के चेहरे पर उपहास भरा भाव था। भले ही दूसरा पक्ष हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार कर ले, वह ज्यादा से ज्यादा एक नया वॉइड इमॉर्टल ही बनेगा। उसकी और आशिफ की ताकत में अब भी विशाल अंतर था, और वह भी भविष्य की बात थी। वो शॉट गन को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसका भाव बदल गया। वह वहीं जड़ हो गया और उसकी आभा तेजी से सिमट गई। फुश! शैली के हाथ का शॉट गन उसके दाहिने सीने को भेदते हुए निकल गया और अंडे जितना बड़ा एक खून से भरा छेद बन गया। ये मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। उन्होंने आशिफ की भयानक शक्ति अपनी आंखों से देखी थी। सामान्य हालात में चाहे शैली की ताकत कितनी भी बढ़ जाए, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर वह उसे इतनी आसानी से कैसे घायल कर पाए? आशिफ खुद ही अपनी पीड़ा जानता था। भले ही उसके पास वॉइड इमॉर्टल की शक्ति थी, लेकिन वह उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि इस समय उसने हेवनली डाउ की पुकार महसूस कर ली थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन शैली ने बुलाया था, लेकिन हेवनली डाउ सब कुछ देखता है। जैसे ही उसे पता चलता कि आशिफ की शक्ति इस रेल्म की नहीं है, वह तुरंत उसे इमॉर्टल रेल्म में वापस भेज देता। वह पहले ही नासेंट इमॉर्टल था। अगर जबरदस्ती आगे बढ़ा तो अनंत मुसीबतें खड़ी हो जाती, यहाँ तक कि उसके पीछे छिपे पीले वस्त्रधारी व्यक्ति का भी भेद खुल सकता था। उसके परिणाम अकल्पनीय थे। इसी वजह से उसने इमॉर्टल एनर्जी इस्तेमाल करने के बजाय गंभीर रूप से घायल होना स्वीकार कर लिया। ऊपर से सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसके पास बचने का समय ही नहीं था। शैली इन सब बातों से अनजान थी। ये सचमुच एक अप्रत्याशित मोड़ था। जब वो दूसरा हमला करने ही वाली थी, तभी आसमान में हेवनली ट्रिब्यूलेशन की बिजली पूरी तरह बन चुकी थी और सुनहरी बिजली की एक धार आकाश से नीचे गिरी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन को आते देख शैली ने सामने खड़े आशिफ की परवाह किए बिना अपना शॉर्ट स्पीयर उठाया और बिजली का सामना करने के लिए सीधे आकाश की ओर बढ़ गई। यह आदमी हेवनली ट्रिब्यूलेशन से डर रहा है, पहले इसी को निपटा लेते हैं। जीनाट एक बेहद बुद्धिमान महिला थी। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर इतने साल बिताने के बाद उसने तुरंत इस पूरे मामले की असली कुंजी देख ली। वो मुश्किल से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में एक सुनहरी लॉन्ग स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने आशिफ के कंधे पर जोरदार वार किया। उसकी बात सुनते ही सानवी, सावित्री, लिनक्स और आसपास मौजूद बाकी लोग भी आगे बढ़े और आशिफ को चारों ओर से घेर लिया। सत्येंद्र ने कई बार उठकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। आखिरकार वह कुछ भी करने में असमर्थ रहा। अभी मत हिलो, ये खाओ। आरव ने आगे बढ़कर उसके मुंह में 2 और रिजुविनेशन पिल्स डाल दी ताकि उसकी चोटें भर सकें। जीनाट की स्वॉर्ड लाइट ने वॉइड को चीरते हुए एक बार फिर आशिफ के सिर के ऊपर वार किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक फैंटम इमेज को ही चीर सकी। हालांकि आशिफ हेवनली डाउ की नज़र में आने से डर रहा था और इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसने इमॉर्टल टेक्निक्स जरूर इस्तेमाल की। भले ही उसकी कल्टिवेशन को ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर तक दबा दिया गया था, फिर भी उसकी अद्भुत मूवमेंट टेक्निक की वजह से वो इस वार से बच निकला। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, हवा को चीरती हुई एक और तीखी स्वॉर्ड और आ पहुंची। ये सानवी का हमला था।
आशिफ ने फिर से तेजी से बचने की कोशिश की, लेकिन दूसरे और तीसरे हमले के नीचे उसकी गति आखिरकार थोड़ी धीमी पड़ गई और उसके कंधे पर एक और गहरी, खून बहाती चोट लग गई। इसके बाद एक अजीब दृश्य सामने आया। एक ओर शैली पूरी ताकत से हेवनली ट्रिब्यूलेशन से लड़ रही थी और दूसरी ओर जीनैट, सानवी और बाकी लोग मिलकर आशिफ का पागलों की तरह पीछा कर रहे थे। इस समय आशिफ का सारा घमंड गायब हो चुका था। वह गली के चूहे की तरह सिर छुपाकर भाग रहा था। लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन सिर पर मंडरा रही थी, इसलिए वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और बस लगातार बचता जा रहा था। सब लोग अच्छी तरह जानते थे, अगर शैली ट्रिब्यूलेशन पूरी करने के बाद भी जिंदा रही तो पूरा हालात पलट जाएगा। इसी वजह से सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जान की बाजी लगाकर उसका पीछा किया। आखिरकार राकेश और बाकी लोग भी हथियार लेकर लड़ाई में कूद पड़े। आशिफ गुस्से से दांत पीस रहा था। उसने सोचा था कि एक डिग्निफाइड सेलेस्टियल इमॉर्टल के रूप में वह लोअर रेल्म में शान और आराम का आनंद लेगा, लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे थे। वह लगातार पीछा किया जा रहा था और उसके शरीर पर छोटे बड़े दर्जन भर से ज्यादा घाव हो चुके थे। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात यह थी कि वह अपनी असली कल्टिवेशन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था और बस पिटता जा रहा था। शापित हो तुम लोग, बस इंतजार करो, मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दिल में आग भरी होने के बावजूद वह इसे दबाकर बस यही दुआ कर सकता था कि शैली जल्दी से अपनी ट्रिब्यूलेशन पूरी कर ले। इस समय शैली की हालत भी बेहद खराब थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन बेहद भयानक थी। सिर्फ 4 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस झेलने के बाद ही उसका पूरा शरीर घावों से भर चुका था। आरव ने पास में भागते आशिफ की परवाह नहीं की और पूरी नज़र शैली पर लगाए रखी। उसने शुरुआत में दखल नहीं दिया, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग कल्टिवेटर के लिए एक बेहद दुर्लभ अवसर होती है। अगर इस सुनहरे मौके को गंवा दिया जाए तो भविष्य की कल्टिवेशन पर इसका गहरा असर पड़ता है। लेकिन जब उसने देखा कि शैली गंभीर रूप से घायल हो चुकी है और 5वीं लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन झेलने की हालत में नहीं है, तो उसने 3 मीटियोर गॉड्स उछाल दिए। लेडी रीना के साथ पिछली लड़ाई के बाद वह समझ चुका था कि हेवनली लाइटनिंग को इकट्ठा करना बेहद कीमती संसाधन है। जितना हो सके उतना इकट्ठा करना चाहिए। धड़ाम, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ 5वीं लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन गिरी। तीनों मीटियोर गॉड्स एक साथ चमके और बिजली की लगभग 2/3 शक्ति को सोख लिया। जो थोड़ी सी शक्ति बची वो शैली के लिए कुछ भी नहीं थी। उसने उसे आसानी से झेल लिया। दूसरी ओर बदहवास हालत में भागते हुए भी आशिफ लगातार शैली पर नजर रखे हुए था। चौथी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के बाद शैली पहले ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि 5वीं बिजली उसे राख बना देगी। तब वो अपनी पूरी ताकत निकालकर पहले की हार का बदला ले सकेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आरव अचानक कुछ गॉड्स निकालेगा और ज्यादातर लाइटनिंग को बेकार कर देगा। ये देखकर वो अंदर तक चौंक गया। आखिर यह किस तरह का खजाना है जो बिजली की शक्ति तक सोख सकता है? लेकिन हकीकत ने उसे सोचने का समय ही नहीं दिया। जैसे ही उसका ध्यान भटका, जीनैट ने उसकी पीठ पर फिर से वार किया। घाव इतना गहरा था कि हड्डी तक दिखाई देने लगी। शापित औरत, बस इंतजार करो। आशिफ की आंखों से जैसे आग निकल रही थी, लेकिन वह फिर भी आवारा कुत्ते की तरह भागने के लिए मजबूर था। आरव के मीटियोर गॉड को देखकर शैली को अपनी ग्रीनवुड स्पिरिट लिक्विड याद आ गई। उसने तुरंत एक बोतल निकाली और पी ली। ये कहना पड़ेगा कि यह चीज़ सच में चोटें भरने के लिए अद्भुत खजाना थी, ट्रिब्यूलेशन पार करने के लिए एक अनिवार्य आर्टिफैक्ट। पलक झपकते ही उसकी ज्यादातर चोटें भर गईं। उसी समय आसमान में गरज गूंजी और छठी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन उतर आए। शैली को कुल 6 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना था और हर एक पिछले से कहीं ज्यादा भयानक थी। छठी बिजली बाल्टी जितनी मोटी थी, उसमें सब कुछ नष्ट कर देने की शक्ति भरी हुई थी। अगर वो सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर होती तो इसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन अब उसके पास 2 ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग आर्टिफैक्ट्स थे। हालात पूरी तरह बदल चुके थे। ग्रीनवुड स्पिरिट लिक्विड से पोषित उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था और वह अपने शिखर पर थी। तीनों मीटियोर गॉड्स फिर से चमके और हेवनली थंडर की ज्यादातर शक्ति को सोख लिया। इस हालात में ट्रिब्यूलेशन पार करना बेहद आसान हो गया। भयानक दिखने वाली छठी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को उसने बिना किसी चोट के पार कर लिया। हेवनली ट्रिब्यूलेशन को प्रक्रिया से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नतीजा मायने रखता है। आपने कौन सा खजाना इस्तेमाल किया, इससे कोई मतलब नहीं, बस कोई दूसरा आपकी मदद न करे। जैसे ही 6 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस पूरी हुई,
आसमान के थंडर क्लाउड्स तेजी से छंट गए। 7 रंगों की स्पिरिचुअल लाइट आकाश से उतरी और उसके शरीर को पोषित करने लगी। उसकी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ने लगी। ये दृश्य देखकर आशिफ पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह खुद कभी लोअर रेल्म का कल्टिवेटर रहा था और उसने भी 6 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस झेली थीं। उस समय वह मौत के कगार पर पहुंच गया था और लगभग हेवनली लाइटनिंग के नीचे मर ही गया था। तुलना में शैली की ट्रिब्यूलेशन तो मानो सैर प्लेन जैसी लग रही थी। तुम दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। शैली ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस किया। असेंशन से पहले के इस अंतिम क्षण का फायदा उठाते हुए उसने अपना शॉर्ट स्पीयर आगे बढ़ाया। अब ट्रिब्यूलेशन पूरी होने के बाद उसकी शक्ति कुंडलन इमॉर्टल रेल्म से कहीं ऊपर पहुंच चुकी थी। उसके हाथ का शॉर्ट स्पीयर दहाड़ते हुए अजगर की तरह आशिफ की ओर बढ़ा। इस वार की शक्ति महसूस करते ही आशिफ का सिर सुन्न हो गया। अगर वो पूरी ताकत इस्तेमाल कर पाता तो इसे आसानी से झेल सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि हेवनली डाओ अब भी सक्रिय था और शैली को जल्द ही इमॉर्टल रेल्म की ओर ले जाने वाला था। इस समय वह जरा सी भी असली आभा उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मजबूरन उसने फिर से अपनी मूवमेंट टेक्निक का सहारा लिया और जान बचाकर भागा। लेकिन शैली उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसका शॉर्ट स्पीयर लगातार उसका पीछा करता रहा। आशिफ डर से कांप रहा था, बेतहाशा बचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने अपने सीने को बचा लिया, लेकिन स्पीयर उसके बाएं कंधे को भेदता हुआ निकल गया। शैली ने स्पीयर खींचा और अंतिम वार करने ही वाली थी कि अचानक एक जबरदस्त खिंचाव आया और उसका शरीर हवा में खींच गया। असेंशन सामने देखकर वो अब कुछ और नहीं कर सकती थी। उसने आरव की ओर एक गहरी, प्रेम से भरी नजर डाली। मेरे पति, मैं इमॉर्टल रेल्म में आपका इंतजार करूंगी, मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाना। ये कहते ही शैली की आकृति पूरी तरह हवा में विलीन हो गई और वह डिवाइन लोक की ओर आरोहण कर गई। कम वक्त, आखिरकार वह चली गई। हा, अब तुम सबके साथ हिसाब चुकाने का समय आ गया है। आशिफ ने जोर से अहंकारी हंसी लगाई, 2 गोलियां निकाली और मुंह में डाल लीं। उसके शरीर पर लगी चोटें तेजी से भरने लगीं। हालांकि आशिफ को कई चोटें लगी थीं, लेकिन उससे उसकी एसेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी ताकत पर खास असर नहीं पड़ा। इसके अलावा वॉइड इमॉर्टल की शक्ति ही इतनी भयानक होती है कि घायल होने के बावजूद भी वह इन लोगों की क्षमता से कहीं बाहर था। इस समय उसकी आभा अत्यंत तेज हो चुकी थी। अभी भी जो अपमान और झुंझलाहट उसने झेली थी, वह सब एक ही पल में फूट पड़ी। तुम जैसे तुच्छ चींटियों की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे इमॉर्टल पर हमला करने की? अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सानवी और बाकी लोग गंभीर चेहरों के साथ अपने हथियार कसकर पकड़े हुए आरव के सामने आ खड़े हुए, दोबारा लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। आरव ने एक आह भरी, ठीक है, तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पीछे हटो। बात बिल्कुल साफ थे। हेवनली रैंक के दमन में रहते हुए भी बिना किसी रक्षा के की गई उनकी संयुक्त आक्रामक रणनीति भी सामने वाले को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकी। अब जबकि उसने अपनी पूरी ताकत खोल दी थी, किसी भी हालत में वे उसका सामना नहीं कर सकते थे। नहीं, मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। सानवी का चेहरा सख्त था और उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। बाकी लोग चुप रहे, लेकिन पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। मैं जो कह रहा हूं वही करो, पीछे हटो, इसे मैं संभालूंगा। आरव की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दबदबा था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सानवी एक पल झिझकी, लेकिन अंततः उसने उस आदमी की व्यवस्था मानी और उसके पीछे हट गई। बाकी लोगों ने भी यही किया और एक एक करके पीछे हट गए। यहाँ तक कि जीनाट भी, हालांकि पद के लिहाज से वह आरव के अधीन नहीं थी, फिर भी उसके आदेशों में एक अजीब सा अपरिहार्य आकर्षण महसूस कर रही थी। सबके पीछे हटने के बाद आरव ने सामने खड़े आशिफ की ओर देखा। सीनियर, आप इमॉर्टल रेल्म से अवतरित सेलेस्टियल बीइंग हैं, है ना? अच्छी नज़र है, बच्चे। आशिफ के चेहरे पर आत्ममुग्ध भाव उभर आया। आखिरकार वह इमॉर्टल रेल्म से मॉर्टल वर्ल्ड में उतरा था और अब वो इस ऊंचाई और दबदबे के एहसास का पूरा मजा लेना चाहता था। इसके अलावा हेवनली ट्रिब्यूलेशन का खतरा हट चुका था। उसके सामने खड़े ये लोग अब उसके लिए पूरी तरह से चींटियों जैसे थे, इसलिए उसे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आरव ने शांति से कहा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, इमॉर्टल, जब हमारे बीच कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो आपने हम पर हमला क्यों किया? क्यों, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? आशिफ ने ठंडे स्वर में कहा।
तुमने टावर ऑफ हेवन के खजाने को छूने की हिम्मत की। वह खजाना मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारी लाश को सलामत छोड़ दूंगा। खजाना, आरव ने कहा, मुझे नहीं पता आप किस खजाने की बात कर रहे हैं। जब मैं पहली बार टावर ऑफ बैबल की 10वीं मंजिल पर गया था तो मुझे सिर्फ एक बड़ा सुनहरा अंडा मिला था, कोई खजाना नहीं। हाँ, वही चीज़, आशिफ बोला, अभी तुरंत मुझे सौंप दो। इमॉर्टल, वो आखिर है क्या? यह वही सवाल था जो आरव सबसे ज्यादा जानना चाहता था। अब तक उसे भी नहीं पता था कि लिटिल डॉट असल में क्या है, लेकिन इतना तय था कि जो चीज़ किसी इमॉर्टल को इमॉर्टल रेल्म से मॉर्टल वर्ल्ड तक खींच लाए वो साधारण नहीं हो सकती। इसी वजह से उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। आशिफ ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी से सौंप दो, यह वो चीज़ नहीं है जिसके बारे में तुम्हें सवाल पूछने चाहिए। असल में उसने सिर्फ इमॉर्टल एसेंस की सीलिंग की थी और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। आरव को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने फिर पूछा, वह टावर ऑफ बैबल खुद एक खजाना है, क्या उसे किसी इमॉर्टल ने यहाँ रखा था? आशिफ ने घूर कर देखा, लड़के, तुम्हारे सवाल बहुत ज्यादा हैं, पूछना बंद करो और खजाना सौंप दो। आरव ने कंधे उचका दिए, मानो मुश्किल में हो। तर्क के हिसाब से तो मुझे इमॉर्टल की चाही हुई चीज़ दोनों हाथों से सौंप देनी चाहिए, लेकिन जब मैंने उस बड़े सुनहरे अंडे को तोड़ा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। असंभव, अंदर कुछ न कुछ जरूर था। आशिफ की आंखों में ठंडक आ गई। लगता है तुम सच नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद भी मैं तुम्हारी आत्मा की तलाशी ले सकता हूँ। ये कहते ही आशिफ ने हाथ उठाया और उसके चेहरे की ओर एक थप्पड़ मारा। जीनैट, सानवी और बाकी लोग मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वॉइड इमॉर्टल के भयावह दबाव के नीचे वे बार बार पीछे हटने को मजबूर हो गए और आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। डेना सिचू पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी और अभी अभी थोड़ा संभली थी। उसने हाथ बढ़ाकर ड्रैगन ब्लड पिल निकाली, शैली की तरह हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी उसके कानों में आरव की आवाज़ गूंजी, बिना सोचे समझे कुछ मत करना। चिंता होने के बावजूद उसने अपने आदमी पर भरोसा किया और खुद को रोक लिया। जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो, वह असेंशन जैसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। आशिफ पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका पिछला वार पहले ही उस युवक को खून उगलने पर मजबूर कर चुका था। उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके हिसाब से सामने वाले को कुचलना चींटी मारने जितना आसान था। आरव सचमुच बेहद कमजोर दिख रहा था, उसके भारी दबाव में लगभग निश्चल पड़ा हुआ। हा, जैसा सोचा था, ये सब बस दयनीय चींटियां ही हैं। आशिफ जोर से हंसा, लेकिन अचानक उसे कुछ गड़बड़ लगी। सामान्य हालात में इस युवक की आंखों में डर होना चाहिए था, लेकिन वो अब भी इतना शांत क्यों था? उसने ध्यान से आरव की आंखों में झांका, डर ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जो उसने देखा वह डर नहीं था, बल्कि उसने अचानक दो चमकते नीले बिंदु देखे। आई ऑफ ब्लेजिंग फायर। आरव की मौजूदा ताकत के साथ आई ऑफ ब्लेजिंग फायर सक्रिय होने की शक्ति बेहद भयानक थी। एक ही पल में उसकी आंखों से दो गहरे नीले अग्निड्रैगन गरजते हुए निकले और सीधे आशिफ पर टूट पड़े। यही सही है, मरने से पहले की आखिरी छटपटाहट। आशिफ को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने फिर भी इस पलटवार को गंभीरता से नहीं लिया। लगभग आंख झपकते ही दोनों फायर ड्रैगन्स उसकी ट्रू एसेंस हैंड से टकरा गए। उसने सोचा था कि यह बस साधारण फायर एलिमेंट अटैक होगा जिसे वह एक थप्पड़ में तोड़ देगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट, वे दोनों फीके नीले फायर ड्रैगन्स ट्रू एसेंस हैंड को चीरते हुए सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़ गए। कम वक्त, ये तो स्ट्रेंज फायर है, और वह भी हाई लेवल स्ट्रेंज फायर। आशिफ के चेहरे पर गहरा झटका साफ दिखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाला युवक स्ट्रेंज फायर रखता होगा, और वह भी इतनी शक्तिशाली। उसने तुरंत ट्रू एसेंस हैंड वापस खींची और पूरी ताकत उन दोनों फायर ड्रैगन्स से निपटने में लगा दी। फिर भी वह पूरी तरह घबराया नहीं था। अपनी ताकत के भरोसे उसे लगा कि वह स्थिति संभाल सकता है। आशिफ ने अपने शरीर की इमॉर्टल एनर्जी को सक्रिय किया और उसे एक विशाल लाइट शील्ड में रिफाइन कर दिया, जिसने दोनों फायर ड्रैगन्स को अपने सामने रोक लिया। वह मन ही मन राहत की सांस ले ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ड्रैगन ब्लेड से 10 फीट लंबी सुनहरी ब्लेड लाइट निकली और सीधे उस पर आ गिरी। इस वार की शक्ति महसूस करते ही आशिफ का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने सोचा था कि सामने वाला बस एक साधारण बॉडी रिफाइनिंग कल्टिवेटर है,
लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत सत्येंद्र से भी ज्यादा होगी, और यहाँ तक कि उसकी अपनी ताकत के बराबर पहुंच चुकी होगी। वो चाहे जितना भी दिमाग दौड़ा ले, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोअर रेल्म का एक साधारण कल्टिवेटर उसके जैसे इल्यूसरी इमॉर्टल की बराबरी कैसे कर सकता है। लेकिन हकीकत उसके सामने थी, और सोचने का समय बिल्कुल नहीं था। आशिफ ने जल्दी से ऊपर से आ रहे ड्रैगन ब्लेड का सामना करने के लिए मुक्का मारा। इस बार उसने जरा भी कसर नहीं छोड़ी और पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में अचानक तेज पीड़ा दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी चेतना पर चाकू चला दिया हो। डिवाइन सेंस टेक्निक भी है, आशिफ चिल्ला उठा। उसकी चेतना अस्तव्यस्त हो गई और उसकी मुट्ठी में रिफाइन इमॉर्टल एनर्जी तेजी से बिखरने लगी। ड्रैगन ब्लेड चमकता हुआ गुजर गया, फिर भयानक दर्द फूटा। एक बांह हवा में उड़ गई और अगले ही पल तीखी ब्लेड एनर्जी ने उसे खून की धुंध में बदल दिया। आशिफ दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा। इस समय उसके पास केवल एक ही बांह बची थी और उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। तूने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया ताकि मौका देखकर वार कर सके। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये युवक कितना भयावह और निर्दयी है। पहली ही मुलाकात से वह उसके खिलाफ साजिश रच चुका था। एक ही वार में हार जाना, एक ही वार में घायल होकर खून उगलना, ये सब झूठ था। सब कुछ अंतिम घातक प्रहार के लिए किया गया नाटक था। वास्तव में ऐसा ही था। जिस क्षण आरव ने इस आदमी को प्रकट होते देखा, उसी पल उसके मन में अपनी योजना बन चुकी थी। महायाना स्टेज में ही उसकी शक्तिशाली वेपर एनर्जी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के विशेषज्ञ के बराबर थी। और जब वो सचमुच ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के शिखर पर पहुंचा, तो उसकी शक्ति अतुलनीय हो गई। वह न केवल इस रेल्म के अन्य कल्टिवेटर्स से कहीं आगे निकल चुका था, बल्कि लूज इमॉर्टल बनने वाले सत्येंद्र से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर वह अपनी पूरी ताकत दिखा देता, तो भले ही आशिफ को न मार पाता, कम से कम खुद की रक्षा तो कर ही सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही वह अपनी पूरी शक्ति उजागर करता, हेवनली ट्रिब्यूलेशन को आकर्षित कर लेता। उसकी सारी मेहनत अर्थ पर लौटने और अपने प्रियजनों से मिलने के लिए थी। असेंशन वह मिलन के बाद करेगा, अभी नहीं। इसी वजह से उसने मूर्ख बनने और दुश्मन को चकमा देने की योजना बनाए। पहले खुद को कमजोर दिखाया, घायल होने का नाटक किया, फिर मौका देखकर अचानक हमला किया, सीधा एक ही वार में जान लेने की कोशिश। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, बस शैली की तरफ थोड़ी गड़बड़ हो गई। उसने ड्रैगन ब्लड एलिक्सिर ले लिया और पहले ही इमॉर्टल रेल्म में असेंशन कर गई। इसके अलावा इल्यूसरी इमॉर्टल की ताकत उसकी उम्मीद से ज्यादा निकली। उसने लगातार 3 ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल किए, फिर भी वह केवल एक बांह ही काट पाया। लेकिन फिर भी यह सफलता नहीं थी। इस पल वह एक सेकंड भी नहीं रुका, और उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन ब्लेड फिर से तीखी ब्लेड लाइट से चमक उठा। एक पल रुको। एक ही बार में गंभीर रूप से घायल होने और सामने वाले की असली ताकत समझ लेने के बाद आशिफ अब पहले जैसा घमंडी और अहंकारी नहीं रहा। जब तक तुम वो खजाना सौंप दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा और तुम्हारे अपराध का पीछा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब वो पूरी तरह झुक चुका था और सामने वाले से समझौता करना चाहता था। आरव ने उपहास भरी हंसी हंसी। यह आदमी वाकई भोला था। वह उसे इमॉर्टल रेल्म वापस कैसे जाने देता? ऐसा करना तो खुद के लिए मुसीबत बुलाने जैसा होता। कहने की जरूरत नहीं, अगर 2 और शक्तिशाली इमॉर्टल्स आ गए, तो पूरा कुंडलिन इमॉर्टल रेल्म शायद संभाल भी ना पाए। बिना रुके उसके हाथ का ड्रैगन ब्लेड तेज ब्लेड लाइट के साथ आशिफ पर टूट पड़ा, और साथ ही उसने एक और डिवाइन सेंस ब्लेड स्ट्राइक छोड़ा। तू चीटी, अगर तूने मुझे मार दिया तो इमॉर्टल रेल्म तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक बांह कट जाने के बाद आशिफ की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। वह आरव के भयानक हमलों का सामना कैसे कर सकता था? उसने सोचा था कि मॉर्टल वर्ल्ड में आना उसके लिए वरदान होगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ उसका पूर्ण विनाश इंतजार कर रहा है। अब उसके पास इमॉर्टल रेल्म की एनर्जी दिखाकर डराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन निराशा की बात यह थी कि सामने वाला न केवल नहीं रुका, बल्कि उसकी ब्लेड और भी तीखी हो गई। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। घबराहट में उसने अपनी बची हुई बांह से पूरी ताकत से वार किया। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पहले ही बिखर चुकी थी। जैसे ही उसने हमला किया, उसके दिमाग में फिर से तेज दर्द उठा। आरव ने जरा भी दया नहीं की। एक ही वार में उसने आशिफ को 2 टुकड़ों में काट दिया।
अब्डोमिनल से एक प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकला जो सामान्य कल्टिवेटर के प्राइमोर्डियल स्पिरिट से कहीं अधिक ठोस था और हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था। बस इंतजार करो, इमॉर्टल रेल्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, आशिफ ने दांत पीसते हुए कहा। नीचे आने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मारा जाएगा। ये कहकर उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट सीधा टेलीपोर्टेशन चैनल की ओर भागा, लेकिन अचानक उसके सामने एक छोटी काली बोतल प्रकट हुई और उसके साथ ही एक जबरदस्त चूषण की शक्ति पैदा हुई। आह नहीं! आशिफ ने तीखी चीख मारी और पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन डेमन रिफाइनिंग बॉटल का वह कैसे विरोध कर सकता था। अगले ही पल वह उसमें खींच गया। अब आरव की ताकत कुनलन कॉन्टिनेंट के शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसके कार्यों में कोई झिझक नहीं बची थी। पहले उसने डेमन रिफाइनिंग बॉटल का इस्तेमाल किया, फिर हाथ हिलाकर सीधे आशिफ की स्टोरेज रिंग पकड़ ली और इसके बाद उसका शरीर चमका और वह ड्रैगन किंग्स पैलेस में प्रवेश कर गया। लगातार 2 बार पूरी ताकत इस्तेमाल करने से उसकी आभा निश्चित रूप से हेवनली ट्रिब्यूलेशन को आकर्षित कर लेती। इस समय ट्रिब्यूलेशन के पूरी तरह प्रकट होने से पहले किसी और स्पेस में छिपना ही एकमात्र रास्ता था। सारी क्रियाएं बिजली की तरह तेज थीं, एक ही सांस में पूरी हो गईं। जैसे ही उसका शरीर गायब हुआ, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और लहराते काले बादल हेवनली ट्रिब्यूलेशन का स्पष्ट संकेत थे। लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद हेवनली ट्रिब्यूलेशन को वह आभा नहीं मिली। अंततः काले बादल छट गए और आकाश फिर से साफ हो गया। मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, पूरी तरह अवाक। जमीन पर पड़ा आशिफ का शव बता रहा था कि यह सब हकीकत था। काफी देर बाद राकेश को होश आया, उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, आरव ने तो सच में एक देवता को मार दिया। सबने आशिफ की भयानक ताकत अपनी आंखों से देखी थी। इतने लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए थे, लेकिन आरव ने लगातार 2 वार में उसे मार दिया। यहाँ तक कि हमेशा लेंग दान रहने वाली जीनैट भी आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। डॉक्टर आरव सचमुच एक जीनियस है, इतनी कम उम्र में इतनी भयानक कल्टिवेशन। सिमरन ने प्यारी स्वर में कहा, लिटिल प्रिंस वाकई सबसे बेहतरीन आदमी है। अब वह निश्चित रूप से कुनलन कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। इस छोटे से लड़के की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्टिवेशन नहीं, बल्कि उसका दिमाग है। सत्येंद्र के अश्लील से बूढ़े चेहरे पर भी प्रशंसा थी। क्या तुम सबने नहीं देखा? यह आदमी जैसे ही प्रकट हुआ, उसी पल से इस छोटे ने उसे जाल में फंसा लिया, एक जाल के बाद दूसरा, और अंत में उसकी जान ही चली गई। ये सुनकर सबको अचानक एहसास हुआ, अगर वह जानबूझकर कमजोर होने का नाटक न करता तो अलूसरी इमॉर्टल को मारना बेहद कठिन होता, और अगर वह भागकर वापस चला जाता तो यह एक भयानक आपदा बन जाती। ड्रैगन किंग्स पैलेस के भीतर आरव ने लंबी सांस ली। सौभाग्य से वह समय पर भाग गया, वरना एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। उसने डेमन रिफाइनिंग बॉटल में हाथ डालकर अंदर बनी हुई पिल निकाली। अलूसरी इमॉर्टल के प्राइमोर्डियल स्पिरिट से बनी यह पिल वाकई असाधारण थी, सुनहरी चमक बिखेरती हुई और डाव का प्रवाह करती हुई। आरव को पूरा यकीन था कि अगर वह इसे निगल ले तो तुरंत इमॉर्टल रेल्म में असेंशन हो जाएगा। इसे फिलहाल रख लेते हैं, बाद में देखेंगे। अभी उसे अपनी असेंशन को नियंत्रित करना है, इसलिए वह इसे स्वाभाविक रूप से नहीं खाएगा। फिर उसने आशिफ की स्टोरेज रिंग निकाली और देखने लगा कि उस इमॉर्टल की अंगूठी में क्या क्या है। एक विचार के साथ अंगूठी की सारी चीजें ड्रैगन किंग्स पैलेस में प्रकट हो गईं और हवा में तैरने लगीं। उनमें 100 से ज्यादा सफेद पत्थर थे, पिंग पोंग बॉल के आकार के, बिल्कुल पारदर्शी और बिना किसी अशुद्धि के। वे स्पिरिट स्टोन जैसे लगते थे, लेकिन उनकी ग्रेड हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भी कहीं ऊंची थी और उनसे लगातार इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। यह क्या है? आरव ने महसूस किया कि इन पत्थरों से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद शुद्ध थी। बस कुछ सांसें लेने भर से उसकी कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू के कगार पर पहुंचने लगी। उसने तुरंत खुद को नियंत्रित किया, सारे पॉज बंद कर लिए और एक रत्ती भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं की, वरना भले ही वह यहीं से असेंशन न करे, फिर भी मुसीबत खड़ी हो जाती। उसने एक पत्थर उठाकर हथेली में ध्यान से देखा और अचानक उसे समझ आ गया। ये इमॉर्टल रेल्म में इमॉर्टल्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्पिरिट स्टोन्स थीं। हालांकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अलग थी, लेकिन प्रभाव इस वर्ल्ड की स्पिरिट स्टोन्स जैसा ही था। ये सब बेहतरीन चीजें हैं, इन्हें बाद में सबके इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। आरव ने सारे पत्थर समेट लिए, फिर उसकी नज़र पास पड़ी एक जेड स्लिप पर गई। आरव ने उसे हाथ में लिया और ध्यान से जांचा।
यह एक जेड स्लिप थी जिसमें या तो कल्टिवेशन टेक्निक्स या कोई अन्य जानकारी दर्ज होनी चाहिए थी। उसने डिवाइन सेंस से एक बार स्कैन किया और पल भर में ही जानकारी की एक बार उसके दिमाग में भर गई। वह बेहद खुश हो गया। ये वास्तव में इमॉर्टल फॉर्मेशंस की एक पुस्तक थी जिसमें विभिन्न फॉर्मेशंस और इमॉर्टल फॉर्मेशंस से जुड़ा मूल ज्ञान दर्ज था। हालांकि यह ज्ञान एंशंट मेडिकल इनहेरिटेंस की तरह सीधे उसके मस्तिष्क में नहीं समाया था और उसे खुद स्टडी करना पड़ेगा, फिर भी यह एक बेहद बड़ी प्राप्ति थी। अगर वह इन सभी फॉर्मेशंस को पूरी तरह समझ और जंग वो कर ले तो उसकी फॉर्मेशन स्किल्स प्रेजेंट स्तर से बहुत आगे निकल जाएंगी और वह एक सेलेस्टियल फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। इस जेड स्लिप की एकमात्र कमी यह थी कि इसका ग्रेड बहुत निम्न था। इसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर इमॉर्टल फॉर्मेशंस ही दर्ज थीं, उच्च स्तरीय फॉर्मेशंस का कोई विवरण नहीं था। लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छा था। एक ही कोर में मोटा नहीं हुआ जा सकता, हर चीज़ ईबू ईबू करके ही होती है। उसने जेड स्लिप को रख दिया और फिर आखिरी वस्तु की ओर देखा, एक आधा पर पे आ की मात्रा इंडिया और साधारण सी दिखने वाली तलवार। यह निश्चित रूप से आशिफ की तलवार थी, लेकिन उसने पहले किसी को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए इसका उपयोग ही नहीं किया। जब आरव ने अचानक हमला किया तो उसने उसकी एक बांह काट दी थी, जिससे उसे तलवार निकालने तक का मौका नहीं मिला। तलवार को हाथ में लेकर आरव ने उसे म्यान से निकाला और एक ठंडी चमक फैल गई। कमाल की तलवार। आरव मन ही मन प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ये तलवार वास्तव में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट थी। तलवार को रखने के बाद रिंग के अंदर मौजूद सभी वस्तुओं की जांच पूरी हो गई। स्पष्ट था कि आशिफ इमॉर्टल रेल्म में कोई बहुत समृद्ध व्यक्ति नहीं था, वह लगभग कंगाल ही था और उसके पास बस यही थोड़ी सी संपत्ति थी। अचानक आरव के मन में एक विचार आया। यह आदमी कुनलन कॉन्टिनेंट पर आते ही उसके बारे में कुछ गड़बड़ समझ गया था। इसका मतलब था कि उस पर कोई निशान लगाया गया था। अब सोचने पर उसे याद आया कि उस समय वह उस गोल्डन एग के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी कल्टिवेशन तब काफ़ी कम थी, इसलिए उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। ये सोचते हुए उसने डिवाइन सेंस से अपने पूरे शरीर को ढक लिया, सिर से पैर तक बारीकी से जांच की और फिर उसकी भौहें हल्की सी उठ गईं। उसके दाहिने हाथ की हथेली और बाएं सीने पर एक हल्का सा एनर्जी फ्लक्चुएशन मौजूद था। ये फ्लक्चुएशन कल्टिवेशन वर्ल्ड की शक्ति नहीं थी, ये साफ तौर पर इमॉर्टल्स की एक विशेष टेक्निक थी और बेहद गहराई से छुपाई गई थी। अगर उसकी डिवाइन सेंस ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर तक न पहुंची होती तो शायद वह इसे पहचान भी नहीं पाता। इसके अलावा यह एनर्जी बेहद शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि लेडी रीना की एल्केमी फर्नेस भी इसे साफ नहीं कर पाई थी। तुम पिल फायर से नहीं डरते, तो फिर देखते हैं स्ट्रेंज फायर का असर। ये सोचते हुए उसने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में गहरे नीले रंग की एक फ्लेम प्रकट हुई जिसने उस एनर्जी फ्लक्चुएशन को ढक लिया। हालांकि आशिफ द्वारा छोड़ा गया इमॉर्टल एसेंस मार्क बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अपग्रेडेड स्ट्रेंज फायर के सामने वह टिक नहीं सका। बस एक दो सांसों में ही वह एनर्जी पूरी तरह रिफाइन हो गई और गायब हो गई। लगता है अभी भी रास्ता है। आरव ने राहत की सांस ली और फिर अपने सीने से भी वह निशान मिटा दिया। फिर भी पूरी तरह निश्चिंत न होकर उसने स्ट्रेंज फायर से अपने पूरे शरीर को सिर से पैर तक रिफाइन किया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई छुपा हुआ खतरा नहीं बचा है, तब जाकर उसका दिल शांत हुआ। उसने समय का अंदाज़ा लगाया, अब तक हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी गुजर जानी चाहिए थी। सबको चिंतित न करने के लिए वह ड्रैगन किंग्स पैलेस से बाहर निकला और बाहरी वर्ल्ड में लौट आया। बाहर आते ही उसने सावधानी से चारों ओर देखा। जैसा उसने सोचा था, थंडर क्लाउड्स पूरी तरह छट चुके थे और आसमान साफ था। सब लोग शांत खड़े इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह दिखाई दिया, सबके चेहरों पर खुशी छा गई। यंग प्रिंस, आप तो सचमुच कमाल हैं। आपने तो एक इमॉर्टल को भी मार डाला। सिमरन सबसे पहले दौड़ती हुई आई, उसके गले में बाहें डाल दी और दोनों गालों पर लगातार चूम लिया। बाकी लोगों ने भले ही ऐसा खुलकर न किया हो, लेकिन उनकी आंखों में छिपी प्रशंसा और सम्मान को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरकार वह एक सेलेस्टियल रेल्म से आया इमॉर्टल था, कल्टिवेशन वर्ल्ड की नज़र में एक देवता, और उसे आरव ने मार गिराया था। कुछ खास नहीं, बस सबने बहुत मेहनत की। आरव जानता था कि उसकी कमज़ोर बनने की योजना के कारण कई लोग घायल हुए थे, जिनमें सत्येंद्र और डायना सिचू भी शामिल थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद सावित्री ने पूछा, आरव, वह आदमी आखिर यहाँ क्यों आया था और वह क्यों कह रहा था कि आपने उसका खजाना चुरा लिया?
मौत जिंदगी की लड़ाई से गुजरने के बाद आरव ने मौजूद किसी से भी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की और सीधे टावर ऑफ बैबल की 10वीं मंजिल का रहस्य बता दिया। पहला कारण ये था कि वह सब पर भरोसा करता था, और दूसरा ये कि वह देखना चाहता था कि क्या कोई लिटिल डॉट की असली पहचान जानता है। कहानी खत्म करने के बाद उसने एक विचार किया, और वह छोटा सा जीव उसकी हथेली में प्रकट हो गया, उबासी लेता हुआ, अब भी नींद में। चारों ओर देखने के बाद उसने 2 बार स्क्वीक किया, मानो असंतोष जता रहा हो। सीनियर सत्येंद्र, सीनियर, आप दोनों बहुत अनुभवी हैं, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? आरव की बात सुनकर दोनों को यकीन हो गया कि यह छोटा सा जीव बिल्कुल भी साधारण नहीं है, और उन्होंने ध्यान से उसे देखना शुरू किया। लेकिन काफी देर देखने के बाद भी दोनों ने सिर हिला दिया, वे भी इसे पहचान नहीं पाए। स्क्वीक, छोटा सा जीव सबकी नजरों से बेहद नाखुश लग रहा था। एक झलक में वह फिर से आरव के सीने में समा गया। सत्येंद्र ने कहा, मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन इमॉर्टल्स ने इसे यहाँ छुपाने के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया, यह अपने आप में साबित करता है कि यह असाधारण है। जीनैट ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और जैसा कि उस अलूसरी इमॉर्टल ने कहा था, उसके पीछे कोई और है, ये खजाना उसका नहीं, बल्कि उससे ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का है। डेना सिचू ने भौहें सिकोड़ लीं, तो इसका मतलब यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ऊपर से फिर कोई आ सकता है। खत्म हो या ना हो, इस पैसेज को नष्ट करना ही होगा। आरव ने कहा, इमॉर्टल रेल्म से किसी का भी आना कुनलन कॉन्टिनेंट के लिए आपदा होगा। बिना किसी हिचक के उसने ड्रैगन ब्लेड को हथेली में बुलाया और पीछे से एक वार करते हुए 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम पर प्रहार किया। उसका तरीका जीनैट और बाकी लोगों से अलग था। पहला कारण ये था कि ड्रैगन ब्लेड खुद एक पावरफुल आर्टिफैक्ट था, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। दूसरा, एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते शिवम टे तौर पर फॉर्मेशन के कमजोर बिंदु जानता था। इसके अलावा उसकी कल्टिवेशन सबसे ऊंची थी, इसलिए इस वार की शक्ति भी असाधारण थी। कड़क 9 पैलेसेस 8 ट्राइग्राम्स डायग्राम से निकल रही सुनहरी रोशनी एक ही वार में टूट गई और पूरा फॉर्मेशन बीच से फट गया। पहला वार सफल होते ही बाकी काम आसान हो गया। सबने मिलकर कुछ ही क्षणों में पूरे फॉर्मेशन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद राकेश ने लंबी सांस ली। आरव, इसका मतलब अब ऊपर से कोई नहीं आ पाएगा? ये कहना मुश्किल है। आरव ने कहा, इमॉर्टल रेल्म की शक्ति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अगर वे एक पैसेज बना सकते हैं, तो दूसरा भी बना सकते हैं, बस इसमें समय लगेगा। ये सुनते ही जिन लोगों के चेहरे पर अभी राहत थी, वे फिर से गंभीर हो गए। चिंता मत करो, आरव ने कहा, वे जल्दी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं इमॉर्टल रेल्म में असेंड कर जाऊंगा, तो उन्हें कोई नहीं मिलेगा और यह मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। आरव ज्यादा चिंतित नहीं था। आशिफ ने उसे एक नज़र में इसलिए पहचान लिया था क्योंकि उसने पहले गोल्डन एग पर सेलेस्टियल एनर्जी मार्क लगाया था। अब वो मर चुका था और इमॉर्टल यूएन मार्क भी पूरी तरह साफ हो चुका था, इसलिए छुपा हुआ खतरा नहीं रहना चाहिए था। तभी डेना सिचू अचानक चिल्लाई, अरे, क्या सिस्टर एन खतरे में नहीं होंगी? ये सुनते ही आरव का चेहरा गंभीर हो गया। ये केवल बेकार की चिंता नहीं थी। पहला कारण ये था कि आशिफ ऊपर से आया वॉइड इमॉर्टल था। हालांकि वह मर चुका था, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि उसने कोई संदेश भेजा या नहीं। और मान लो संदेश न भी पहुंचा हो, फिर भी ऊपर बैठे बड़े लोग यहाँ की असामान्य हलचल से संदेह जरूर करेंगे। शैली ने इसी समय असेंशन किया था, और संभव है कि वह सीधे उन लोगों के हाथों में पड़ जाए। आरव सच में बहुत चिंतित था। हालांकि वह अर्थ से 1 साल से ज्यादा समय तक दूर रहा था, लेकिन चिंता से ज्यादा उसे अपने लोगों की याद आ रही थी। आखिरकार अर्थ छोड़ने से पहले वह पहले ही सभी बड़ी ताकतों के शिखर पर खड़ा था, और किसी में भी उसकी फैमिली को छूने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इमॉर्टल रेल्म अलग था। उस जगह के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था, और शैली अभी अभी असेंशन करके गई थी। वह वहां निश्चित रूप से सबसे कमजोर होगी। और फिर हिमानी भी थी। वे दोनों उसके सबसे करीबी लोग थे, और सिर्फ उसकी वजह से ही उन्होंने समय से पहले असेंशन किया था। ऐसा लगता है कि अब उसे ट्रिब्यूलेशन पार करने और असेंशन की अपनी योजना को आगे बढ़ाना होगा। वह उन्हें वहां अकेले सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकता। लिनक्स ने पूछा, हस्बैंड, अब हमें क्या करना चाहिए? वह कभी दैत्य ट्राइब की ग्रीन लीफ किंग थी, जबकि शैली होली लॉर्ड बार्बेरियन एम्परर थी, इसलिए उसकी चिंता दूसरों से कहीं ज्यादा थी। आरव ने अपनी चिंता जाहिर नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं था, उल्टा सब और परेशान हो जाते।
उस जगह के बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए फिलहाल बहुत बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। अर्थ वापस लौटते ही मैं पूरा समय निकालकर ट्रिब्यूलेशन पार करूंगा और इमॉर्टल रेल्म में असेंशन करूंगा ताकि शैली और हिमानी को ढूंढ सकूं। सिमरन बोली, अगर यंग प्रिंस इमॉर्टल रेल्म जाने वाले हैं तो हमें भी जल्दी करनी चाहिए। आरव ने सिर हिलाया, ठीक कहा, तुम सबको भी अपनी ताकत तेजी से बढ़ानी होगी ताकि आखिरकार हम सब इमॉर्टल रेल्म में फिर से इकट्ठा हो सकें। कल्टिवेटर्स के लिए अंतिम लक्ष्य इमॉर्टल रेल्म ही होता है। भले ही कल्टिवेटर्स की आयु साधारण लोगों से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। इमॉर्टल रेल्म पहुंचने के बाद न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए और ज्यादा समय भी। ये कहते हुए उसने हाथ पलटा और उसकी हथेली में 1 दर्जन से ज्यादा इमॉर्टल क्रिस्टल्स प्रकट हो गए। ये सब मुझे उस अलूसरी इमॉर्टल से मिले हैं। ये शायद इमॉर्टल रेल्म में कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट स्टोन्स हैं। तुम सब इन्हें आजमाओ और देखो असर कैसा है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वेदिका आगे आई, एक इमॉर्टल क्रिस्टल हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और बोली, हमने पहले कभी इमॉर्टल रेल्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। मैं पहले इसे आजमाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया। आखिरकार यह चीज़ अनजानी थी और इस्तेमाल किए बिना कुछ पता नहीं चलता। वेदिका ने इमॉर्टल क्रिस्टल को दोनों हाथों में पकड़ा, जमीन पर पालथी मारकर बैठी और शांति से कल्टिवेशन शुरू की। हालांकि यहाँ का पैलेस पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन अथाह अबिस के नीचे ये जगह बेहद शांत थी, कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल सही। सब लोग इमॉर्टल क्रिस्टल को लेकर बेहद उत्सुक थे और चारों ओर खड़े होकर देखने लगे। आरव पूरी तरह सतर्क था। वह लगातार डिवाइन सेंस से वेदिका के भीतर हो रहे बदलावों को देख रहा था, ताकि जरा सी भी गड़बड़ हो तो तुरंत दखल दे सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे ही ट्रू एसेंस घूमी, इमॉर्टल क्रिस्टल से तुरंत धुंधली सी इमॉर्टल ऑरा निकलने लगी, जिसे वेदिका का शरीर तेजी से एबीएसओआरपी करने लगा। आरव ने उसके शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को साफ साफ देखा। जैसे ही इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर पहुंची, उसकी ट्रू एसेंस पागलों की तरह उछल पड़ी, पहले कभी न देखी गई रफ्तार से मजबूत होने लगी। ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। हालांकि आरव की अपनी कल्टिवेशन स्पीड भी बेहद तेज थी और उसका अनुभव गहरा था, फिर भी वह ये देखकर चौंक गया। इमॉर्टल क्रिस्टल से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भी अनगिनत गुना ज्यादा शुद्ध थी। बस कुछ ही सांसों में वेदिका की कल्टिवेशन तेजी से बढ़ी और वह सीधे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग की अर्ली स्टेज को पार करके मिड स्टेज में पहुंच गई। आसपास खड़े सब लोग दंग रह गए। उन्होंने इतनी तेज एडवांसमेंट कभी नहीं देखी थी। अब सबने इमॉर्टल क्रिस्टल्स की डरावनी ताकत अपनी आंखों से देख ली थी। वेदिका का लेवल बढ़ गया था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद इमॉर्टल क्रिस्टल लगभग वैसा ही था। आरव भी अंदर ही अंदर हैरान था। इमॉर्टल क्रिस्टल से कल्टिवेशन बढ़ाना तो पूरी तरह डायमेंशनल रिडक्शन जैसा था, रिसोर्सेज की बर्बादी, लेकिन असर हेवन डिफाइंग। उसे डर था कि इतनी तेज एडवांसमेंट से कहीं वह भटक न जाए, इसलिए उसने तुरंत एक टैलेंट पिल उसके मुंह में डाल दी। कल्टिवेशन जारी रही। करीब 15 मिनट बाद वेदिका ने ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग की मिड स्टेज को पार कर लिया और लेट स्टेज में पहुंच गई। 1 घंटे बाद वह सीधे पीक ऑफ ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म पर पहुंच गई। तभी उसके हाथ में पकड़ा इमॉर्टल क्रिस्टल कड़क की आवाज के साथ चूर चूर हो गया। उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। सत्येंद्र की छोटी छोटी आंखें इतनी फैल गईं कि जैसे बाहर निकल आएंगी। ये तो सीधे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग की पीक पर पहुंच गई। ये तो बिल्कुल हेवन डिफाइंग है। वह हजारों साल जी चुका एक ओल्ड मॉन्स्टर था, लेकिन उसने कभी इतनी तेज कल्टिवेशन नहीं देखी थी। सत्येंद्र की हालत ऐसी थी तो बाकी लोग तो और भी ज्यादा अवाक रह गए। आमतौर पर कल्टिवेशन जितनी ऊंची होती है, उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक इमॉर्टल क्रिस्टल से कोई ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग की अर्ली स्टेज से सीधे पीक तक पहुंच गया। कल्टिवेशन वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आरव भी हैरान और भावुक था। अब समझ में आया कि इमॉर्टल्स को मॉर्टल रेल्म में क्यों नहीं उतरने दिया जाता। अगर सिर्फ एक इमॉर्टल क्रिस्टल से ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, तो यहाँ की पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी। वेदिका ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अपने शरीर में भरी शक्ति को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। आरव ने पूछा, कैसा लग रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं।
वेदिका उत्साह से बोली, मुझे तो लग रहा है कि मैं उस अलूसरी इमॉर्टल को एक थप्पड़ में मार सकती हूँ। यह उसकी अचानक बड़ी ताकत का भ्रम था, लेकिन एक बात तय थी, वह सच में ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग की पीक पर पहुंच चुकी थी और कोई साइड इफेक्ट नहीं था। अच्छा है, आरव ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि कल्टिवेशन तेजी से बढ़ाने का उसका तरीका सच में काम करता है। बेशक, ऐसी शर्तें सिर्फ वही दे सकता था। एक तो उसके पास सैकड़ों इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे और दूसरा उसके पास गोल्डन बेल बुद्धा फ्रूट भी था। वरना अगर दूसरे सेक्स के कल्टिवेटर्स इस तरह कल्टिवेशन करते तो शायद ट्रिब्यूलेशन स्टेज तक पहुंचने से पहले ही ची डिविएशन हो जाता। वेदिका की सफलता देखने के बाद बाकी लोगों की सारी चिंताएं खत्म हो गईं। आरव ने इमॉर्टल क्रिस्टल्स बांट दिए, हर किसी को एक एक, और सबने वहीं बैठकर कल्टिवेशन शुरू कर दी। जीनैट को भी एक मिला, लेकिन उसने तुरंत उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसकी मौजूदा कल्टिवेशन के साथ इमॉर्टल क्रिस्टल इस्तेमाल करते ही शायद वह तुरंत असेंशन कर जाती। वह पहले स्काई मैन लौटकर अपने काम निपटाना और विदा लेना चाहती थी, फिर इमॉर्टल रेल्म जाना। सत्येंद्र ने इमॉर्टल क्रिस्टल हाथ में लिया और हंसते हुए बोला, मैं तो लूज इमॉर्टल का रास्ता चला रहा हूँ। असेंशन की उम्मीद तो खो चुका हूँ, लेकिन लेवल बढ़ने के साथ लाइफ स्पैन बढ़ता रहेगा। इस इमॉर्टल क्रिस्टल से मैं ग्रेट परफेक्शन रेल्म तक पहुँच सकता हूँ। कमाल की चीज़ है, सच में कमाल की चीज़, उसने इमॉर्टल क्रिस्टल को हाथ में तौलते हुए कहा। लिटिल गाय, तेरे पास और कितने बचे हैं? इस बूढ़े को एक और दे दे, आखिरकार मेरी भी एक वाइफ है। आरव ने उसे देखा, बूढ़े, क्या तुझे सिर्फ अपनी वाइफ की ही पड़ी है, अपनी डॉटर की नहीं? वह वैसे भी कंजूस नहीं था और पहले से ही 2 और इमॉर्टल क्रिस्टल्स देने का सोच चुका था। सत्येंद्र बोला, मेरी वाइफ को दे देना। अगर मेरी डॉटर ने यह चीज़ इस्तेमाल कर ली तो वह जल्दी ही असेंशन कर जाएगी, फिर देखना उसे देने वाला कौन बचेगा। आरव ने सिर हिलाया, ये सच था, लूज इमॉर्टल बनने का मतलब था असेंशन का रास्ता खो देना। अगर फेरी फायर इमॉर्टल रेल्म चली गई तो शायद उनका परिवार फिर कभी साथ न रह पाए। उसने एक और इमॉर्टल क्रिस्टल निकाला और सत्येंद्र की ओर उछाल दिया। पीछे मुड़कर उसने देखा, सावित्री, सान्वी और बाकी सभी इमॉर्टल क्रिस्टल मिलने के बाद समय का पूरा इस्तेमाल करते हुए कल्टिवेशन में लग चुके थे, यहाँ तक कि वेदिका भी अपने रेल्म को कंसोलिडेट कर रही थी। सिर्फ लिनक्स ही अलग खड़ी थी, शांत और स्थिर। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम कल्टिवेशन क्यों नहीं कर रही? लिनक्स ने उसकी ओर देखा और पूछा, हस्बैंड, क्या आप अब इमॉर्टैलिटी के लिए असेंड करने वाले हैं? हाँ, आरव ने कहा, असल में मैं अपनी कल्टिवेशन को कुछ सालों तक दबाकर रखना चाहता था, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं रहे। अगर मैं जल्दी इमॉर्टल रेल्म नहीं गया तो हिमानी और माया वहाँ गंभीर खतरे में पड़ सकती हैं। इसी वजह से तुम सबको भी अपनी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ानी चाहिए, ताकि बाद में हम इमॉर्टल रेल्म में एक साथ फिर से मिल सकें। लिनक्स ने उसे ध्यान से देखा और बोली, लेकिन क्या आपने हमारी बेटी के बारे में सोचा है? ओंग, आरव जैसे किसी भारी हथौड़े से सिर पर चोट लगने की तरह ठिठक गया। होली ब्लड सेक्ट द्वारा अपहरण के बाद से उसने अरुणा को ड्रैगन किंग पैलेस में ही रखा था और इन दिनों उसे अपने साथ नहीं लाया था। अब जाकर उसे एक बेहद गंभीर समस्या का एहसास हुआ। अगर लिनक्स और वह दोनों इमॉर्टैलिटी के लिए असेंड कर जाते हैं तो उनकी बेटी का क्या होगा? ड्रैगन किंग पैलेस के जरिए उसे साथ ले जाना कोई भरोसेमंद तरीका नहीं है। इमॉर्टल रेल्म एक हाई लेवल प्लेन है और यह भी तय नहीं कि वहां ड्रैगन किंग पैलेस खुल भी पाएगा या नहीं। इसके अलावा उसने अभी तक खुद हेवनली ट्रिब्यूलेशन का अनुभव नहीं किया है और कहा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए ट्रिब्यूलेशन की शक्ति अलग अलग होती है। उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए हेवनली ट्रिब्यूलेशन की शक्ति बेहद भयानक हो सकती है। संभव है कि नॉस्तरीय लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन आए। ऐसी स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि वह शक्तिशाली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन किंग पैलेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर ड्रैगन किंग पैलेस नष्ट हो गया तो उसकी बेटी तो सीधे खतरे में पड़ जाएगी। और ऊपर से इमॉर्टल रेल्म में अभी अभी असेंड करने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से सबसे निचले स्तर की होगी। वहां पहले से ही शक्तिशाली दुश्मन मौजूद हैं। ऐसे में अपनी बेटी को साथ ले जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इन सभी बातों को देखते हुए अरुणा को इमॉर्टल रेल्म न ले जाना ही सबसे सही फैसला है। उसे इसी रेल्म में छोड़ना ही बेहतर होगा। और यही वजह थी कि लिनक्स ने फेरी क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया। मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में ठीक से नहीं सोचा। आरव ने अपराध बोध के साथ अपना सिर थपथपाया, यह आपकी गलती नहीं है।
लिनक्स ने कहा, हालात ने आपको एक आदमी के रूप में ज्यादा जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर किया है। हस्बैंड, आप पहले इमॉर्टल रेल्म चले जाए। जब मैं हमारी बेटी को बड़ा कर लूंगी तब हम दोनों वहां आपको ढूंढने आएंगे। हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका है। आरव के पास भी कोई बेहतर समाधान नहीं था। उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली, उसमें 20 इमॉर्टल क्रिस्टल्स और तरह तरह के कल्टिवेशन रिसोर्सेज डाल दिए और फिर वो अंगूठी लिनक्स को सौंप दी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चीज़ें माँ बेटी दोनों के कल्टिवेशन के लिए काफ़ी हैं, यहाँ तक कि इमॉर्टल रेल्म तक असेंड करने के लिए भी। ये सब करने के बाद उसने महसूस किया कि ड्रैगन किंग पैलेस में छोटा सा बच्चा जाग चुका है। एक विचार के साथ उसने अरुणा को बाहर निकाला और गोद में उठा लिया। या अपने माता पिता को देखते ही छोटी सी बच्ची खुश हो गई, अपने मोटे मोटे हाथ हिलाने लगी और किलकारी मारने लगी। हालांकि वो अभी 2 महीने की भी नहीं थी, लेकिन उसकी ग्रोथ किसी सामान्य बच्चे से कहीं तेज थी। वह 5-6 महीने के बच्चे जैसी दिखती थी और काफ़ी मजबूत भी थी। लिनक्स ने अपनी बेटी को गोद में लिया और दोनों कुछ देर तक उसके साथ खेलते रहे, जबकि आसपास के सभी लोग अपनी कल्टिवेशन में लगे हुए थे। समय तेजी से बीत गया। एक दिन बाद राकेश भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग की पीक पर पहुंच गया। उसकी एप्टीट्यूड कंपैरेटिवली कम थी, इसलिए वो सबसे धीमा था। अब तक लिनक्स को छोड़कर जिसने कल्टिवेशन नहीं की थी, आरुषि, वीनर और बाकी सभी लोग ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज की पीक तक पहुंच चुके थे। सत्येंद्र पास ही बैठा सुअर की टांग चबा रहा था और हैरानी से बोला, तू तो सच में एक छोटा सा फ्रीक है। इतनी कम समय में तूने इतने सारे पीक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग कल्टिवेटर्स बना दिए। अच्छा हुआ कि तू कुनलन कॉन्टिनेंट में नहीं रुका, वरना यहाँ की तीनों महान होली सेक्ट्स का क्या मतलब रह जाता, पूरा इलाका तेरा ही होता। उसकी बात मजाक भी थी और सच्चाई भी। अब आरव के पास इतने सारे पीक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट्स थे और साथ ही उसकी अपनी भयावह ताकत, तीनों महान होली सेक्ट्स के सुप्रीम एल्डर्स भी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जीनैट ने भी जोड़ा, सीनियर सत्येंद्र बहुत विनम्र हैं। हमारी छोटी सी सेक्ट्स फिजिशियन ये की प्रतिभा से कैसे तुलना कर सकती हैं? अगर स्काईमैन के लोग ये सुन लेते तो वे पूरी तरह स्तब्ध हो जाते। एक होली सेक्ट की फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होकर जीनैट शायद ही कभी किसी की प्रशंसा करती थी, और आज तो उसने होली सेक्ट को ही छोटी सेक्ट कह दिया था। लेकिन वहां मौजूद सभी को यह स्वाभाविक ही लगा। आखिर आरव ऐसा व्यक्ति था जो वॉइड इमॉर्टल तक को मार सकता था, साधारण सेक्ट्स उससे कैसे तुलना कर सकती थी? ठीक है, चलो चलते हैं। आरव ने इन प्रशंसाओं की परवाह नहीं की। उसका लक्ष्य कुनलन कॉन्टिनेंट नहीं था, अब उसका लक्ष्य इमॉर्टल रेल्म था, और उसके सामने उसकी मौजूदा ताकत अभी भी बहुत कम थी। अरुणा को नींद आने लगी, इसलिए लिनक्स उसे ड्रैगन किंग पैलेस में आराम करने के लिए ले गई। बाकी सभी लोग अपनी कल्टिवेशन को स्थिर कर चुके थे और आरव के साथ एंडलेस अबिस से बाहर निकल पड़े। जैसे ही वे चट्टान के ऊपर पहुंचे, जीनैट के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी हथेली में एक कम्युनिकेशन जेड स्टोन प्रकट हुई। लगातार 3 संदेश आए, जिससे उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। पास खड़े आरव ने पूछा, सीनियर, क्या कोई समस्या है? वह जीनैट का बहुत आभारी था। आखिर उसने उसकी बहुत मदद की थी। अगर वह किसी मुश्किल में होती तो वह भी जरूर मदद करता। सेक्ट से अभी संदेश आया है, जीनैट ने कहा। डेमोनिक सेक्ट ने अचानक बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स भेजकर स्काई सेक्ट पर हमला कर दिया है और अर्थ ऑल्टर के नीचे दबाई गई ब्लड डेमन स्लेयर स्वॉर्ड को चुरा लिया है। आरव अब ब्लड डेमन स्लेयर से बेहद परिचित था। ये डेमोनिक सेक्ट के 3 महान डेमोनिक वेपन्स में से एक थी। वह पहले ही ब्लैक डेमन सेल और सोल स्टीलिंग डेमन बेल का सामना कर चुका था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आखिरी वाला स्काई गेट में छिपा होगा। पहले वेनरेबल लॉन्गब्राउन ने कहा था कि डेमोनिक सेक्ट अपने यंग सेक्ट लीडर के हेवनली डेमन बॉडी को जगाने के लिए तीनों महान डेमोनिक आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करना चाहती है। अब साफ था कि इस लक्ष्य के लिए वे पूरी तरह पागल हो चुके थे, सीधे स्काई मैन पर हमला करने तक की हिम्मत कर ली। सत्येंद्र ने शराब की बोतल उठाई और एक घूंट लिया। डेमोनिक सेक्ट के ये छोटे छोटे बदमाश सच में चैन से नहीं बैठते, फिर से बाहर आकर हंगामा मचाने लगे। होली ब्लड सेक्ट की घटनाओं का अनुभव कर चुकी डेना सिचू के दिल में डेमोनिक सेक्ट के लिए कोई नरमी नहीं थी। उसके शरीर से ठंडी किलिंग इंटेंट फैलने लगी। सीनियर, ये तो आसान है, चलिए सीधे वहां जाकर सबको साफ कर देते हैं। आरव ने भी कहा, हाँ, अगर हम अभी निकलें तो शायद अभी भी समय पर पहुंच जाएं।
मौजूदा ताकत के साथ कुनलन कॉन्टिनेंट पर उसका दबदबा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। डेमोनिक सेक्ट से निपटना उसके लिए बच्चों का खेल था। बहुत देर हो चुकी है, ज़ीनाट ने कहा। एंडलेस अबिस बेहद विशेष जगह है। वहां से बाहर की वर्ल्ड का कोई संदेश नहीं मिलता। सेक्ट का संदेश 2 दिन पहले भेजा गया था। ओह, आरव ने सिर हिलाया। यह अर्थ पर सिग्नल न मिलने वाले इलाकों जैसा ही था। ज़ीनाट ने आगे कहा, मैं अभी सेक्ट वापस जाकर हालात देखती हूँ। आरव बोला, हम सब साथ चलते हैं, देखते हैं क्या कोई मदद कर सकते हैं। उसका पहला कारण स्काई सेक्ट की मदद करना था और दूसरा 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन का आखिरी टुकड़ा ढूंढना। अब उसके पास 6 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन्स थे, सिर्फ एक और चाहिए था। ऐसे में जहां लोग ज्यादा हों वहां जाना स्वाभाविक रूप से बेहतर था, सफलता की संभावना भी ज्यादा होती है। ज़ीनाट उसके साथ जाने पर बहुत खुश हुई और सब लोग साथ में स्काई गेट की ओर रवाना हो गए। आरव की मौजूदा कल्टिवेशन और 9 हेवंस की रफ्तार के साथ वे 2 घंटे में ही स्काई सेक्ट पहुंच गए। 9 हेवंस से उतरते ही वे सेक्ट के द्वार पर पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर ज़ीनाट का चेहरा बेहद सख्त हो गया। कुनलन कॉन्टिनेंट की 3 महान होली सेक्ट्स में से एक स्काई गेट कभी भव्य और इम्पोजिंग हुआ करती थी, खतरनाक भी और शानदार भी। लेकिन अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें और खंडहर बचे थे, पूरी तरह उजड़ा हुआ दृश्य जो ये दिखाता था कि डेमोनिक सेक्ट के साथ लड़ाई कितनी भयानक रही होगी। सबको देखते ही हेड स्टुअर्ट केशव दौड़ता हुआ बाहर आया और घबराकर बोला, योर एक्सेलेंसी, आप आखिरकार वापस आ गए। ज़ीनाट ने गंभीर स्वर में पूछा। सेक्ट मास्टर कहाँ हैं? केशव ने सम्मानपूर्वक कहा। सेक्ट मास्टर इस समय होली पैलेस और फतेहपुर से आए हुए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स के साथ डेमोनिक सेक्ट से जुड़े मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। ज़ीनाट ने सिर हिलाया। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। डेमोनिक सेक्ट द्वारा स्काई सेक्ट पर हमला करना सीधे तौर पर तीनों महान होली सेक्ट्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बराबर था। इतनी हिम्मत दिखाने के बाद तीनों परिवारों का एकजुट होकर उन्हें फिर से मिटाने के लिए आगे आना तय था। उसने मुड़कर आरव की ओर देखा। इमॉर्टल डॉक्टर आरव, सीनियर सत्येंद्र, क्या आप लोग भी जाकर स्थिति देखना चाहेंगे? शारीरिक काम हो तो मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन मीटिंग में जाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आरव का पूरा ध्यान 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन ढूंढने पर था। उसे बूढ़ों की लंबी चौड़ी बैठकों में बैठने का कोई शौक नहीं था। सत्येंद्र ने हाथ हिलाया। इस बूढ़े को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप सब यहीं आराम करें, मैं जाकर हालात देखती हूँ। स्काई सेक्ट की चीफ एल्डर होने के नाते ज़ीनाट इस मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने आरव और बाकी लोगों को केशव के हवाले किया और खुद बैक हॉल की ओर चली गई। फिजिशियन, ये कृपया मेरे साथ मेन हॉल में चलिए, वहां आराम की व्यवस्था है। पिछली बड़ी लड़ाई में स्काई सेक्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था और मरम्मत का समय नहीं मिला था। बाहर से आए मेहमानों को फिलहाल पीछे के मेन हॉल में ठहराया गया था। पहले से ही उसका आरव से अच्छा परिचय था, हालांकि बाद में क्या हुआ इसकी उसे पूरी जानकारी नहीं थी। फिर भी दोनों का रिश्ता पुराने मित्रों जैसा ही था। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया। चीफ बबलू, हमारे अलावा और लोग भी आए हुए हैं क्या? केशव ने कहा। हाँ, तीनों प्रमुख सेक्ट से कई शक्तिशाली हस्तियां भी वहां ठहरी हुई हैं। इस बार तीनों महान सेक्ट्स मिलकर डेमोनिक सेक्ट से निपटने वाले थे, इसलिए वे अपने साथ कई एक्सपर्ट्स लाए थे। हालांकि केवल सेक्ट मास्टर, सुप्रीम एल्डर्स और कुछ कोर डिसाइपल्स ही मुख्य बैठक में शामिल हो सकते थे। बाकी सभी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, तो मुझे वहीं ले चलिए। आरव प्रसन्न हो गया। जितने ज्यादा लोग होंगे, 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। आखिरकार ये सभी 100-200 साल से ज्यादा जी चुके पुराने एक्सपर्ट्स थे, जिनके पास ढेरों खजाने हो सकते थे। कौन जाने किसी के पास 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन ही मिल जाए। मेन हॉल के अंदर इस समय लगभग 100 लोग मौजूद थे, जिनमें सबसे कम कल्टिवेशन वाला भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के अर्ली स्टेज में था। 3 लोग एक तरफ इकट्ठा होकर बड़े जोश से बातें कर रहे थे। वे तीनों फतेहपुर से आए थे, विराज, गर्ग और राजेश की। तीनों ही ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के लेट स्टेज में थे। सामने सेक्ट मास्टर और सुप्रीम एल्डर्स चर्चा कर रहे थे और ये तीनों वहीं मौजूद सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। अयान और आर्य जैसे कोर डिसाइपल्स की तुलना में ये तीनों कहीं ज्यादा उम्रदराज थे, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, पूरी तरह बुजुर्ग। लेकिन उम्र के बावजूद उनमें एल्डर्स जैसी शालीनता नहीं थी, बल्कि वे बेहद घमंडी नजर आ रहे थे।
लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले गर्ग ने घमंड से कहा, इस बार डेमोनिक सेक्ट के ये बदमाश खुद मौत को दावत दे रहे हैं। तीनों महान होली सेक्ट्स को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर मैं वहां पहले होता तो मैं उन्हें पूरी तरह मिटा देता। विराज ने भी हामी भरी, ब्रदर गोंगसर सही कह रहे हैं। 100 साल पहले अगर हम तीनों होली सेक्ट्स उन्हें मिटा सकते थे तो अब दूसरी बार मिटाना कौन सी बड़ी बात है। दशमेश की बारी आई तो उसका लहजा और भी अहंकारी हो गया। अगर डेमोनिक सेक्ट के लोग होली पैलेस आते तो उन्हें इतना घमंड दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, वे तो पहले ही मार दिए जाते। तीनों ही सेक्ट एल्डर्स थे, ऊंचे पद पर थे, इसलिए कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनकी बातें पूरी तरह आत्मप्रशंसा से भरी थीं, मानो डेमोनिक सेक्ट के लोग कुछ भी नहीं हों और सिर्फ वही तीन सबसे ताकतवर हों। होली पैलेस और स्काई सेक्ट दोनों को ही डेमोनिक सेक्ट से नुकसान उठाना पड़ा था। दोनों सेक्ट्स के लोग भीतर ही भीतर बेहद नाराज थे, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। और ये तीनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लगातार डींगे हाँकते जा रहे थे। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजी, आप लोगों में से किसी के पास 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन है क्या? लड़के, तुम्हें क्या हो गया है? गर्ग बीच में टोके जाने से बेहद नाराज हो गया। उसने आरव की ओर घूरकर देखा और बोला, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई गई? जब कोई सीनियर बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलते? सत्येंद्र ने होंठ टेढ़े किए, छोटे बच्चे, तू कितनी उम्र का है? अभी ठीक से बाल भी नहीं उगे और खुद को सीनियर समझने लगा? उसकी तुलना में सामने बैठे ये तीनों बूढ़े सच में बच्चे ही थे, उम्र का अंतर ही इतना ज्यादा था। गर्ग ने सत्येंद्र को पहचाना नहीं था, न ही उसकी कल्टिवेशन समझ पाया। ये बात उसे और भड़का गई। तू बूढ़ा हरामखोर, किसे बच्चा कह रहा है? मरना चाहता है क्या? कहते हुए वो एक कदम आगे बढ़ गया। साफ दिख रहा था कि जरा सी बात पर लड़ाई छेड़ देगा। छोटे बच्चे, हिम्मत है तो इस बूढ़े को छूकर दिखा। सत्येंद्र के चेहरे पर तिरस्कार था। अब पूरे कुल्लू कॉन्टिनेंट में सिर्फ आरव ही ऐसा था जिससे उसे सावधान रहने की जरूरत थी। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के लेट स्टेज वाले लोग उसके सामने एक थप्पड़ में निपट सकते थे। ऐसे लोग उसके सामने घमंड करने के लायक ही नहीं थे। आरव और बाकी लोग ये सब जानते थे, इसलिए चुपचाप तमाशा देख रहे थे। बीच बचाव करने का कोई इरादा नहीं था। वे भी फतेहपुर के इन तीनों के घमंड से खुश नहीं थे, उन्हें सबक मिलना ही चाहिए था। लेकिन केशव ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर सत्येंद्र को चीफ एल्डर लेकर आई थी, यहाँ किसी भी तरह का टकराव होने देना ठीक नहीं था। वो जल्दी से दोनों के बीच आ गया और मुस्कराते हुए बोला, दोनों महान जन, आप हमारे स्काई सेक्ट के अतिथि हैं, कृपया किसी भी तरह की अनबन से बचें। गर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी खातिर इस बार छोड़ देता हूँ, ये बूढ़ा मेरे ध्यान के लायक नहीं है। वो सत्येंद्र की कल्टिवेशन बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था और सामने खड़े लोगों की गहराई का भी उसे अंदाजा नहीं था। आमतौर पर ऐसे दो ही प्रकार के लोग होते हैं जिनकी कल्टिवेशन समझ में नहीं आती, एक वे जिनकी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो और दूसरे वे जो बिल्कुल ही कमज़ोर हों। वह पहले वाले विकल्प पर कभी विश्वास नहीं करेगा। सत्येंद्र तो छोड़िए, आसपास खड़े लोग भी मुश्किल से 20-30 साल के लग रहे थे, वे उससे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते थे? ये सोचकर उसने घमंड से पीछे हटना ही बेहतर समझा। आरव ने ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना उचित नहीं समझा और फिर से बोला, आप सब में से किसी के पास 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन है क्या? मैं किसी भी तरह के खजाने के बदले उसे बदलने को तैयार हूँ या स्पिरिट स्टोन से खरीद सकता हूँ। कहते हुए उसने उम्मीद भरी नज़र से सबकी ओर देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आरव ने सबकी आंखों में मौजूद तिरस्कार देख लिया और तुरंत समस्या समझ गया। ये सभी लोग कम से कम ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के एक्सपर्ट्स थे और उसे नीची नज़र से देख रहे थे, सोच रहे थे कि उसके पास देने लायक कुछ खास नहीं होगा। उसने हाथ उठाकर लहराया और एक के बाद एक कई खजाने उसके सामने प्रकट हो गए। पिल्स, स्पिरिचुअल हर्ब्स, नरिशिंग स्प्रिंग वाटर, यहाँ तक कि आशिफ की डिवाइन लॉन्ग सॉर्ड भी। ये सारी चीज़ें बेहद कीमती थीं, लेकिन आरव के लिए 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन से कम अहम थीं। आप सबने देखा, जिसके पास 5 कलर्ड मिस्टिक स्टोन होगा वह यहाँ रखी किसी भी एक चीज़ को तुरंत उठा सकता है। ये सुनते ही जो लोग अभी तक उसे तुच्छ समझ रहे थे, उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलकने लगी। ये सभी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट्स थे, उनकी नज़रें तेज थीं। वे तुरंत समझ गए कि ये सभी चीज़ें साधारण नहीं थीं, खासकर वो डिवाइन लॉन्ग सॉर्ड जो निस्संदेह अमूल्य खजाना थी। फतेहपुर के वे तीनों जो अभी तक खुद को सबसे ऊपर समझ रहे थे,
अब आंखें फाड़कर देखने लगे। खासकर गर्ग, वह तलवार को ऐसे घूर रहा था मानो उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। भले ही वो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म का शक्तिशाली कल्टिवेटर था, लेकिन उसके पास एक भी डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं था। लड़के, ये तलवार मुझे चाहिए। डेली एपिसोड देते रहेंगे और स्ट्रीम भी करते हैं, उसके बाद कम एपिसोड आते हैं। बाकी इसी चैनल पे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे, बने रहिए। और हमारे एप्लीकेशन को कुछ टाइम लग रहा है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे और ऑलमोस्ट सब रेडी है। बस बिलिंग का अप्रूवल के लिए डाला हुआ है, उसका अप्रूव होते ही आपको लिंक दूंगा। बाकी सारा कुछ काम फिनिश हो चुके हैं, इसके ख़त्म होते ही आपको पूरा प्रॉपर एपिसोड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम पे है, VPN लगा के यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ताकि कभी चैनल को कुछ हो जाए आप लोगों को मिल जाए हमारा कंटेंट डिटेल्स और सब कुछ।